सोनिया पायलट की सीट पर बैठी हुई दूर आमना को देख रही थी, जो पारस को अपने शाने पर लादे दौड़ती हुई शीबा की कार की तरफ जा रही थी। उसके साथ जो भी थी। जब वो कार में बैठ गई और वो कार स्टार्ट होकर दूर जाने लगी, तब सोनिया ने भी स्टार्ट लिया। पंखा पहले ही गर्दिश कर रहा था, फिर उसमें तेजी आ गई। हेलीकॉप्टर जमीन से बुलंद होता हुआ फिजा में परवाज करता हुआ दूर जाने लगा। तुर्की के दो हिस्से हैं, मगरबी तुर्की यूरोप में है और मशरकी तुर्की एशिया में। इनके दरमियान बहीरा मरमर और बॉस्फोरस है। शीबा, आमना, जोजो और पारस वगैरह यूरोप वाले हिस्से में थे, जबकि सोनिया प्रवास करते हुए एशियाई हिस्से में जा रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसने देखा 4 हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ सिमत से आ रहे थे। वह ऐसे ही ताकुब करने वालों को झांसा देने के लिए एशियाई इस्तांबुल की तरफ जा रही थी। उसे रेडियो वायरलेस से मुखातिब किया जाने लगा। हेलो मादाम सोनिया, अटेंशन प्लीज। मादाम सोनिया, अटेंशन प्लीज। हेलीकॉप्टर नंबर G1300 एल्फ्रेड एयरवेज कंपनी की मलकियत है। आपकी ये परवाज गैर कानूनी है। आपसे दरख्वास्त की जाती है इसे फौरन हमारे प्राइवेट पोर्ट में पहुंचा दें। सोनिया के मुंह के सामने एक छोटा सा माइक था। वो आवाज़ और लहजा बदल कर बोली, आपको गलत फहमी हुई है। मैं सोनिया नहीं हूँ, और जो हूँ वो आप नहीं जानते, और ना ही मैं बताना चाहती हूँ। तुम झूठ कहती हो, तुम सोनिया हो। तुम्हारे असरार करने से मेरा नाम और मेरी शख्सियत तो नहीं बदल जाएगी। एक बार कह चुकी हूँ कि मैं मादाम सोनिया नहीं हूँ, चिल्लाकर कहा गया। तुम जो कोई भी हो, वह हेलीकॉप्टर हमारी मलकियत है, उसे वापस लाओ। मैं मजबूर हूँ। 4 हेलीकॉप्टर मुझे चारों तरफ से घेर रहे हैं। उनमें से एक हमारा है, वह तुम्हारी वापस आने में मदद करेगा। तो फिर उसके पायलट से कहो बाकी तीनों को डॉज देने की कोशिश करे। अगर वो कामयाब हो गया तो मैं ज़रूर वापस आऊँगी। मैं परेशान हूँ। इस वक्त मैं ज़मीन पर हूँ ना आसमान पर। आखिर मैं किस तरह परवाज कर रही हूँ? दूसरी तरफ से पूछा गया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती क्या बोल रही हूँ। मैं एक अस्पताल में मेंटल केस के सिलसिले में लाई गई हूँ। लोग कहते हैं मेरा दिमाग खराब है, मैं उल्टी सीधी हरकतें करती हूँ। अब यही देखें, कितने अच्छे दिमाग वाले वहाँ फायरिंग कर रहे थे, लोगों की जानें ले रहे थे। मुझे छत पर यह हेलीकॉप्टर खाली मिला, मैं इसमें बैठ गई, फिर ये उड़ने लगा। अब मेरी समझ में नहीं आता मुझे कहाँ जाना चाहिए। दूसरी तरफ से घबरा कर पूछा गया, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम अस्पताल के दिमागी अमराज वाले शोबे में थी? क्या तुम पागल हो? खबरदार, मुझे पागल ना कहना, मैं अच्छे अच्छों को पागल बना देती हूँ। अब यही देखो, मैंने कहा मुझे हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता। तुम्हें यकीन आ गया कि आप ही आप उड़ने लगा है। आखिर तुम पागल हुए ना? वो कह के लगाने लगी। दूसरी तरफ से बार बार पूछा जा रहा था, तुम अपनी शनाख्त कराओ, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, अस्पताल के किस शोबे में और किस कमरे में थी? दूसरी तरफ से पूछा जा रहा था और वो कह के लगाती जा रही थी। फिर उसने अचानक माइक वाले स्विच को ऑफ किया, रेडियो वायरलेस के बटन को भी ऑफ कर दिया। 3 हेलीकॉप्टर करीब आते जा रहे थे। चौथा, जो सुपर मास्टर से ताल्लुक रखता था, वो सोनिया के हेलीकॉप्टर के सामने आ गया और ढाल बनकर हेलीगन के जरिए फायर कर रहा था। आने वाले मुंतशिर होने लगे, लेकिन वह दूर तक फैलकर सिर्फ सोनिया को नहीं बल्कि दूसरे हेलीकॉप्टर वाले को भी घेरने की कोशिश कर रहे थे और दूर ही दूर से फायर कर रहे थे। सोनिया थोड़ी देर तक तमाशा देखती रही, उनके मुहासरे से बचकर निकलने की कोशिश करती रही। फिर मददगार हेलीकॉप्टर के जरिए उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि वो तीनों फिर मुंतशिर होने लगे। उसने मौके से फायदा उठाया और हेलीकॉप्टर की रफ्तार बढ़ाते हुए उनके दरमियान से निकलती चली गई। ऐसे वक्त 2 तरफ से फायरिंग हो रही थी और ये जवाब भी फायरिंग कर रही थी। फिजा में इतनी तेज रफ्तारी के दौरान सही निशानाबाजी मुश्किल होती है। सोनिया माहिर नहीं थी, लेकिन किस्मत की धनी थी। उनके दरमियान से गुजरते हुए जब वह फायर करने लगी तो एक हेलीकॉप्टर की ईंधन की टंकी में कई बुलेट पेवस्त हुए। फिर यकबार की आग भड़क उठी। अब ताकुब करने वाले दूर रह गए। सोनिया के नुक्ते नज़र से 3 थे। सुपर मास्टर का वो मददगार भी दोस्त नहीं था, उसे घेर कर अपने प्राइवेट पोर्ट तक ले जाना चाहता था। उसी वक्त सोनिया को शीबा की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया ने गुस्से से कहा, तुम कहाँ रह जाती हो? कितनी बार समझाया, एक ही वक्त में हर पहलू पर बारी बारी नजर रखो, मगर तुमने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपने मामलात में उलझ गई थी। फिलहाल हम बखैरियत कैसरी किले की तरफ जा रही हैं, तुम सुनाओ। मैं रेडियो वायरलेस के जरिए गुफ्तगू कर रही हूँ, जिसकी तरफ कहूँ उसकी तरफ ख्याल ख्वानी के जरिए चली जाना। ये कहते उसने वायरलेस को ऑन किया, फिर अपने माइक को ऑन करते हुए बोली, हेलो हेलो, मैं एक गुमनाम मरीजा बोल रही हूँ। जब तक मुझे अपने मददगार हेलीकॉप्टर वाले से राब्ता कायम करने का मौका नहीं मिलेगा, हम दोनों मिलकर दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम मरीजा हो मगर अनाड़ीपन में बड़ा कमाल दिखा चुकी हो। तुमने एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। हम तुम्हें मददगार हेलीकॉप्टर से राब्ता कायम करने का तरीका बता रहे हैं। उन्होंने तरीका और कोड वर्ड्स बताए। इसके मुताबिक सोनिया ने अमल किया तो मददगार पायलट से राब्ता कायम हो गया। सोनिया ने कहा, हेलो, क्या मैं सही राब्ता कायम कर रही हूँ? मददगार पायलट की आवाज़ सुनाई दी, हाँ सही राब्ता कायम कर रही हो, अपनी पोजीशन बताओ। सोनिया ने शीबा को मुखातिब करके पूछा, क्या तुमने इसकी आवाज़ और लबो लहजे को गिरफ्त में लिया?
हाँ, मैं इसके दिमाग में पहुंच सकती हूँ। फौरन पहुंचो, हो सके तो इस हेलीकॉप्टर को दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा दो। वो चली गई। सोनिया हेलीकॉप्टर की रफ्तार बढ़ाते हुए स्क्रीन पर तीनों हेलीकॉप्टर्स को देखने लगी। वैसे तो विंड स्क्रीन और साइड स्क्रीन के जरिए ताकुब करने वालों को देख सकती थी, लेकिन छोटे से स्क्रीन पर रकब से आने वालों की पोजीशन मालूम नहीं कर सकती थी। उसने देखा उसका मददगार हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ एक दुश्मन हेलीकॉप्टर के ऊपर चलाया और उससे चंद सौ गज के फासले पर था। अचानक ऊपर वाला हेलीकॉप्टर एक झटका खाकर नीचे आया और नीचे परवाज करने वाले हेलीकॉप्टर के पंखे से टकरा गया। सिर्फ पंखे से टकराना ही काफी होता है, इसके बाद परवाज कायम नहीं रहती। नतीजा यह हुआ कि दोनों हेलीकॉप्टर पस्ती की तरफ जाने लगे। अब उनमें से किसी के भी जिंदा बचने की तवक्को नहीं थी। चंद लम्हों के बाद ही शिबा ने आकर कहा, वो दोनों तबाह हो चुके हैं, उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। तुम सिर्फ मेरे मददगार हेलीकॉप्टर के पायलट के दिमाग में थी। तुम ये कैसे कह सकती हो कि दूसरे जिंदा नहीं बचे? जब एक हेलीकॉप्टर के आदमी मर चुके हैं तो दूसरे के भी मर चुके होंगे। अगर खुशकिस्मती से कोई बच भी गया होगा तो तुम्हें किस बात की फिक्र है? अब तुम एक के मुकाबले पर हो और आगे बढ़ती जा रही हो। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, बहुत बोलने लगी हो। बाय द वे, एक ही मुकाबले पर है, मैं उससे निमट लूंगी। क्या तुम उसकी आवाज़ और लबो लहजा सुना नहीं सकती? मुझे उस पायलट का कोड और फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैं उससे निमट लूंगी। तुम अपने मामलात पर ध्यान दो, लेकिन वक्तन फवक्तन मेरे पास आती रहो। अब दो हेलीकॉप्टर फिजा में परवाज कर रहे थे, एक दूसरे के आगे पीछे अपनी तेज रफ्तारी दिखा रहे थे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि ताकुब करने वाले पीछे होते हैं, लिहाजा सोनिया आगे जा रही थी और कोई मुनासिब जगह तलाश कर रही थी। तब ऐसी जगह नजर आ गई। वो पहाड़ी इलाका था। ऊंची नीची पहाड़ियां थी, बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे, उनके नीचे रेत बिछी हुई थी, क्योंकि इन पत्थरों और पहाड़ों के बाद समुंदर शुरू होता था। सोनिया ने एक जगह देखा, ऊंची ऊंची चट्टानों के दरमियान इतनी जगह थी जहां हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता था। दूसरा प्रवास करने के दौरान जब उसे उतरते देखता तो फायर नहीं कर सकता था, चारों तरफ से चट्टानें आड़े आ सकती थी। अच्छी तरह सोच विचार के बाद वो हेलीकॉप्टर को उतारने लगी। दूसरा भी प्रवास कर रहा था, एक दायरे की सूरत में घूमकर अपने लिए उतरने की मुनासिब जगह ढूंढ रहा था। फिर वो भी कहीं उतरने लगा। सोनिया अपने हेलीकॉप्टर से निकल आई थी, चट्टानों की आड़ लेते हुए सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगी। हेलीकॉप्टर नजर नहीं आ रहा था। उसने समझ लिया कि वो आसपास कहीं उतर गया है। सोनिया को मालूम नहीं था कि उस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार हैं और किस किस्म के असलहे से लैस हैं। ऐसे वक्त उसका दिमाग बड़ी तेजी से काम करता था। वो हर पहलू पर गहरी नजर रखती थी। इतना जानती थी कि दूसरे हेलीकॉप्टर से उतरने वाले चारों तरफ फैल जाएंगे और मुख्तलिफ सिमतों से फायरिंग भी कर सकती हैं। इन हालात में एक ही बुनियादी और अहम बात थी कि वो दुश्मनों की नज़रों में ना आए। पहले वो दुश्मनों को देख ले, उन्हें अच्छी तरह समझ ले। समझने के लिए कई तरीके होते हैं। मसलन दुश्मन अपनी चाल से, अपने बदलते हुए चेहरे से, अपनी मोहतात तबीयत से और अपने असले से समझ में आ जाता है कि वो किस किस्म का है और किस तरह हमले करेगा। थोड़ी देर तक कान लगाकर सुनती रही, फिर अपने हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ती हुई आई। चाबी उसके पास थी। इसके बावजूद उसने हेलीकॉप्टर में कुछ खराबियां पैदा की। फिर वहां से उतरकर दौड़ती हुई चट्टानों की आड़ लेती हुई छुपती छुपाती दूर निकलने की कोशिश करने लगी। आखिर बहुत दूर जाकर रुक गई। थोड़ी देर तक गौर करती रही, समझती रही। फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। वो जैसे ही रास्ता बदलकर एक चट्टान की आड़ में आई, उसे दो मुसल्ला जवान नजर आए। उनके हाथों में जदीद तरीन राइफलें थीं। उन राइफलों पर टेलीस्कोप लगे हुए थे। वो इसके अलावा कई हैंड ग्रेनेड के हार बनाकर गले में पहने हुए थे। वो यानी सोनिया अगर किसी चट्टान के पीछे या गार में छुपने की कोशिश करती तो वह हैंड ग्रेनेड से हमले करते और उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर देते। वो दबे कदमों चलते हुए एक चट्टान से दूसरी चट्टान के पीछे आई, फिर इसी तरह चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों की आड़ लेते हुए उनसे दूर जाने लगी। एक जगह पहुंचकर वह ठिठक गई। दूसरी तरफ दो और मुसल्ला अफराद नजर आ रहे थे। वो भी उसी किस्म के हथियारों से लैस थे। वो दो दो की टोली में दो मुख्तलिफ सिमत से आए थे। इस तरह सोनिया को अंदाजा हो गया कि वो किधर से आए हैं और उनके हेलीकॉप्टर ने कहाँ लैंड किया होगा। वो उसी तरफ बढ़ने लगी। उसे तलाश करने वाले दूसरी तरफ पहाड़ी के दामन में थे। मुख्तलिफ चट्टानों की आड़ लेते हुए उसे तलाश करते हुए उस तरफ जा रहे थे जहां सोनिया ने अपने हेलीकॉप्टर को उतारा था। यानी उसे तलाश करने वाले उसके हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे थे और वह दुश्मनों के हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच रही थी। यह महज तजुर्बात की बात होती है। अगर उसे तलाश करने वाले खरांड किस्म के तजुर्बाकार होते तो वो भी सोनिया की तरह मोहतात होकर पहले हर पहलू का जायजा लेते कि जिसे तलाश कर रहे हैं वह हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद किस तरह उनसे छुपने की कोशिश करेगी। सोनिया ने तो अपने तजुर्बात की रोशनी में उन्हें अच्छी तरह देख लिया था और उनके हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गई। वहां एक पायलट अपने साथियों का इंतजार कर रहा था। वो एक पत्थर पर बैठा सस्ता रहा था। उसने अपनी राइफल एक तरफ रख दी थी। उसके हॉलिस्टर में एक रिवॉल्वर था।
कारतूस की पेटी कमर से बंधी हुई थी और राइफल के कारतूस शाने से लटके हुए थे। सोनिया रेत पर लेट गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी। यह कहने की जरूरत नहीं है कि फरहाद और उसकी साथी औरतें हमेशा निहत्ती रहती हैं और दुश्मनों पर हमेशा बला बनकर नाजिल हो जाती हैं। पत्थर के करीब पहुंचते ही अचानक सोनिया ने उठकर छलांग लगाई, फिर उस पायलट को लिए हुए पत्थर से लुढ़कते हुए रेत पर आ गई। बाद में उसे पता चला कि जिसे महज पायलट समझती थी वो बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर और फाइटर है। सोनिया, जो अपनी आदत के मुताबिक किसी से भी बहुत कम हाथापाई करती थी और आसानी से काम बनाकर निकल जाने की कोशिश करती थी ताकि ना खुद जख्मी हो ना किसी को जख्मी करे, इस वक्त वह मजबूर हो गई थी। अपने फाइटर होने का भरपूर मुजाहिरा कर रही थी। राइफल उसके हाथ से निकल गई थी। पायलट उसे फुर्तीली तस्लीम कर रहा था। उसे इतनी फुर्सत नहीं मिल रही थी कि वह होलिस्टर से अपना रिवॉल्वर निकाल सकता। लड़ने के दौरान बेख्तियार मुंह से आहें और कराहें निकलती हैं और झुंझुलाकर लड़ने वाले गालियां भी देते हैं। जब उसने सोनिया को गालिब होते देखा तो गालियां देने लगा। शिबा ने कहा, मैं मौजूद हूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो इसे ट्रैप कर लूं। बुरा मानने की बात ही नहीं, तुम दानिशमंदी दिखाने वाली हो, मैं वक्त ज़ाया करना हमाकत समझती हूं, फौरन इसे ट्रैप करो। शिबा उसके दिमाग पर काबिज हो गई। सोनिया ने आगे बढ़कर उसकी जेब से चाबी निकाली, हेलीकॉप्टर में सवार हुई, फिर उसे स्टार्ट किया। पंखा तेजी से गर्दिश करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वो चारों तलाश करने वाले चौंक गए, फिर उस तरफ दौड़ने लगे, लेकिन जब तक वह करीब आए हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो चुका था, उनके टारगेट से भी आगे निकल चुका था। इसके बावजूद वह झुंझलाकर फायर कर रहे थे और रेत पर पांव पटक रहे थे। फिर उन्होंने पायलट से उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाने के लिए कहा जिसे सोनिया लाई थी। वो सब एक साथ दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उस हेलीकॉप्टर में सवार हुए बाद में ख्याल आया कि इसकी चाबी सोनिया ले गई है। इसके अलावा चंद पुर्जे भी गायब हैं। अब वो सर पीटने के अलावा कर भी क्या सकते थे। इस्तांबुल से अनकरा का फासला बहुत तवील है। शिबा कार ड्राइव कर रही थी। उसे अनकरा तक जाने, फिर वहां से कैसरी किले तक पहुंचने में कम से कम एक रात और एक दिन लग जाता। इसलिए सोनिया ने दुश्मनों के लिए ऐसी चाल चली थी। अपना हेलीकॉप्टर बेकार कर दिया था और उनका हेलीकॉप्टर लेकर परवाज करते हुए उस जगह पहुंच गई थी जहां शिबा ड्राइव करते हुए मेन शाहराह पर जा रही थी। दोनों के दरमियान दिमागी राब्ता कायम था। वैसे इलाके में पहुंचे जो बहुत ही वीरान था। वहां से इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती थीं। सोनिया ने उस शाहराह से बहुत दूर हेलीकॉप्टर को उतार दिया। शिबा ने भी कार रोक दी थी। फिर आमना ने पारस को अपने शाने पर लाद लिया। वहां से दौड़ती हुई हेलीकॉप्टर की तरफ आई। जोजो भी साथ थी। शिबा, जोजो और पारस हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। आमना ने कहा, मैं कार ड्राइव करते हुए कैसरी किले तक आऊंगी, मुझसे राब्ता कायम करते रहना वरना मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊंगी। वो दौड़ती हुई कार की तरफ चली गई। सोनिया ने फिर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट किया। वहां से परवाज करते हुए जाने लगी। शिबा ने कहा, तुम बड़े अच्छे मौके पर लेने आ गई, क्योंकि यहां से 6 मील के फासले पर एक पुलिस चौकी है जहां सख्त चेकिंग होती है। अगर कोई जख्मी पारस को देख लेता तो समझ लेता हम इसी अस्पताल से आए हैं। फिर जोजो भी पहचानी जाती। जोजो ने परेशान होकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? मैंने जब से इस्तांबुल की जमीन पर कदम रखा है तब से यूं लग रहा है जैसे सारी दुनिया पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गई है। पारस ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर कहा, सारी दुनिया को इल्जाम ना दो, सिर्फ मैं पीछे पड़ गया हूं। सोनिया और शिबा दोनों हंसने लगी। पारस ने पूछा, जोजो, एक बच्चे की कितनी माएँ हो सकती हैं? जोजो ने आंखें निकालकर कहा, कितना बेतुका सवाल है, किसी भी बच्चे की सिर्फ एक ही माँ होती है। मेरी 4 माएँ हैं। वह हैरानी से बोली, 4? हाँ, एक वो जिसने मुझे जन्म दिया, एक ये शिबा मम्मी है जो तुम्हारे पास बैठी हैं। ये मेरी वो माँ है जो मेरी सलामती के लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझती हैं, हमेशा मेरे दिमाग में मौजूद रहती हैं ताकि दुश्मन मुझे नुकसान ना पहुंचाए। और मैं जो तुम्हारी हिफाजत करता रहा हूं, दुश्मनों के मुकाबले में इतने कारनामे अंजाम दे रहा हूं, तो इसके पसे पर्दा मेरी शिबा मम्मी का हाथ है। इनकी सलाहियतें हैं, इनकी मोहब्बतें हैं और इनका वो लगाव और वो रिश्ता है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, मगर इस बेनाम रिश्ते के लिए अपनी जान तक कुर्बान की जा सकती है। शिबा ने बड़ी मोहब्बत से पारस के हाथ को थाम लिया, अपने सीने से लगा लिया। जोजो ने पूछा, तीसरी माँ कौन है? वो मेरी आमना मम्मी है। वो मुझे लड़ने का फन सिखाती हैं, अजीबोगरीब हथियारों का इस्तेमाल समझाती रहती हैं। अगरचे मैं पूरी तरह रिवॉल्वर चलाना सीख नहीं सका, लेकिन जो कमी रह गई है उसे मेरी शिबा मम्मी दिमाग में पहुंचकर पूरा कर देती हैं। इस तरह मेरा निशाना कभी नहीं चूकता और लोग हैरान होते हैं कि मैं अपनी उम्र से बड़ा रिवॉल्वर किस तरह इस्तेमाल कर लेता हूं। सोनिया खामोशी से पायलट की सीट पर बैठी हुई हेलीकॉप्टर को तेजी से किले की तरफ ले जा रही थी। जोजो ने अपनी सीट से उठकर सोनिया के पुश्त पर आकर अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे पीछे से जकड़ लिया। वो बोली, जोजो, ये क्या कर रही हो? मैं पारस को बता रही हूं कि अपनी चौथी मम्मी का नाम ना बताए। ये नाम मेरे हर भाई के दिमाग में गूंजता है। मैंने देखा है जब भी आपका नाम आता है मेरे भाई खाना खाना भूल जाती हैं, सोना भूल जाते हैं और सोचते हैं किस तरह मादाम सोनिया से कतरा कर अपना कोई वार फरहाद और उसकी दूसरी साथियों पर करें।
उसने सोनिया के गाल को चूमते हुए कहा, मैं भी आपको मम्मी कहूंगी। मेरे भाई आर्मर कहते हैं बेटी जोजो। अगर कभी कोई मुसीबत आए तो कोई दुश्मन काम नहीं आता, और इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मुसीबत में दोस्त भी काम नहीं आते, लेकिन एक दुश्मन काम आ सकती है और वो है सोनिया। सोनिया ने पूछा, तुम्हारे भाई आर्मर ने यह बात कैसे कह दी, जबकि वो फरहाद और उसकी पूरी टीम के खिलाफ तुम्हारे दिमाग में नफरत का जहर भरती हैं? बेशक मेरे तमाम भाई ऐसा करते आए हैं, लेकिन आपके बारे में कहते हैं कि मैं अपने भाई शार्पर और हार्पर से इसका जिक्र न करूं, और खुदा न खास्ता कोई उफ्ताद आ पड़े तो मैं सोनिया की पनाह में चली जाऊं। वो कभी मुझे दुश्मन नहीं समझेगी, बेटी समझकर अपनी आगोश में छुपा लेगी। सोनिया ने एक हाथ से जोजो के गुलाबी गुलाबी गालों को थपथपाते हुए कहा, तुम्हारा भाई आर्मर बहुत अच्छा है, मगर दुश्मनी ने उसे मजबूर कर दिया है। पारस ने सोनिया को मुखातिब करते हुए कहा, मामा क्या मैं भी जोजो के गाल को थपथपा सकता हूं? वो हंसते हुए बोली, यू नॉटी बॉय, कोई शरारत नहीं, चुपचाप आराम से लेटे रहो। शीबा ने कहा, पारस जोजो हमारे पास आ गई है, तुम्हारी निगाहों के सामने रहेगी, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहोगे, लिहाजा 6 माह तक बाहर नहीं निकलने दूंगी। तुम अच्छी ट्रेनिंग हासिल करोगे, तालीम हासिल करोगे, अपने बाप की तरह दलेर, मेरी तरह और अपनी माँ रसवंती की तरह बासलाहियत, आमना की तरह पुरज़म, आला बीबी की तरह हाजिर दिमाग, पौमी की तरह बाजीगर और सोनिया की तरह ज़हीन और वक्त के नवाज बनकर उभरोगे। लिहाजा मेरी जुबान से अपनी और जोजो की 6 माह की कैद की सज़ा सुन लो। जोजो अभी तक सोनिया से लिपटी हुई थी, उसने कहा, मम्मा आप होंगी तो मैं सारी जिंदगी ये कैद बखुशी कबूल कर लूंगी। सोनिया ने फिर उसके गाल को थपथपाया और शीबा से कहा, आमना उस पुलिस चौकी से गुजर चुकी होगी जहां सख्त निगरानी होती है। वो हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए उस शाहरा तक आने लगी। फिर शीबा से कहा, तुम आमना से कहो किसी वीरान इलाके में कार रोक दे, तुम लोगों को फिर इस कार में सफर करना चाहिए, दुश्मन अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतने हेलीकॉप्टरों का नुकसान हो चुका है, वो मेरा ताक़ुब जरूर करेंगे। इन हदायत के मुताबिक आमना ने आगे जाकर कार को शाहरा से मोड़ लिया। वो एक कच्चे रास्ते पर ड्राइव करते हुए छोटी सी पहाड़ी की तरफ जाने लगी। सोनिया उस पहाड़ी के पीछे हेलीकॉप्टर उतार रही थी। वो नहीं चाहती थी कि शाहरा से गुजरने वाले एक हेलीकॉप्टर के मुसाफिरों को कार में मुंतकिल होते देख सकें। थोड़ी देर बाद वो तीनों कार में मुंतकिल हो चुके थे। कार अपने रास्ते पर जा रही थी और सोनिया तन्हा हेलीकॉप्टर में परवास कर रही थी। हम दिन रात दुश्मनों से निमटते रहती हैं, इस तरह हमें अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइप के लोग किस किस्म की चालें चलती हैं। इस तरह सोनिया का यह अंदाज़ा भी दुरुस्त हुआ कि दोबारा ताक़ुब किया जाएगा। 15 मिनट के बाद वो टारगेट स्क्रीन पर कई हेलीकॉप्टरों को अपनी तरफ आते देख रही थी और वह मुख्तलिफ सिमतों से आ रहे थे। वह सामने डैशबोर्ड को खोलकर अंदर की चीज़ों को देखने लगी। वो सुपर मास्टर का जदीद तरीन हेलीकॉप्टर था। उसके विंड स्क्रीन और खिड़की के शीशे गहरे रंग के थे। बाहर से कोई अंदर वालों को देख नहीं सकता था, लेकिन उसका पायलट बाहर वालों को बआसानी देख सकता था। अगर मौसम की खराबी के बायस ताक़ुब करने वाले नजर न आते तो उन्हें टारगेट स्क्रीन वाजे कर देता। डैशबोर्ड के अंदर से एक रिमोट कंट्रोलर बरामद हुआ। सोनिया उसे देखने लगी। इसके जरिए दूर रहकर भी हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया जा सकता था। इसे आजमाने के लिए सोनिया ने पायलट की सीट छोड़ दी, पिछली सीट पर आ गई। रिमोट कंट्रोलर को ऑन करके उसके जरिए परवाज को जारी रखा। जब यकीन हो गया कि इस कंट्रोलर के जरिए वह बआसानी उसे अपनी मर्जी के मुताबिक उड़ा सकेगी तो उसने परवाज नीची कर दी। अभी उसके ताक़ुब में आने वाले दूर थे। शायद उन्होंने ही देखा होगा कि वो हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ पहाड़ियों के दरमियान गुम हो गया है। इधर जमीन के करीब पहुंचते ही सोनिया ने खिड़की खोलकर छलांग लगा दी। रिमोट कंट्रोलर के जरिए खिड़की को बंद किया, फिर उस हेलीकॉप्टर को बुलंद करके उन पहाड़ियों से दूर पहुंचाने लगी। वो उसे कंट्रोल भी कर रही थी और दौड़ती हुई एक पहाड़ी के दामन में पहुंचकर ऊपर चढ़ती जा रही थी। खुद किसी महफूज बुलंदी पर पहुंचकर इस हेलीकॉप्टर को दूर तक जाते हुए देखना चाहती थी। दूसरे हेलीकॉप्टर करीब आ रहे थे। सोनिया के हेलीकॉप्टर का रुख समुद्र की तरफ था। ताक़ुब करने वाले कोशिश कर रहे थे कि उसे समुद्र की तरफ ना जाने दें। शायद उसे हेलीकॉप्टर समेत मार गिराने के बाद यकीन करना चाहते थे कि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर की तबाही के साथ सोनिया की लाश भी देखी है। उनके घेरने और हमला करने का अंदाज ही बता रहा था कि सोनिया का अंदाज़ा दुरुस्त है। वो उसे समुद्र से दूर ले जाना चाहते थे, खुश्की की तरफ लाकर तबाह करना चाहती हैं। घेरने वाले उस पर फायर नहीं कर रहे थे। सोनिया ने थोड़ी देर तक इंतजार किया, फिर उसने खुद ही रिमोट कंट्रोलर के जरिए हेलीगन से फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में या तो घेरने वालों को दूर भागना था या जवाबी फायरिंग करना थी। उनमें से 2 हेलीकॉप्टर वालों ने जवाबी फायरिंग की। वो जानबूझकर अपने हेलीकॉप्टर को उनकी जद में लाए। आखिर वो आग की शोलों में लिपट गया, फिजा में डगमगाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ही ताक़ुब करने वालों ने उसे समुद्र में डूबते देखा। वो ताक़ुब करने वाले मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद को तो धोखा दे सकती थी, लेकिन सुपर मास्टर यकीन नहीं कर सकता था। वो जानता था हेलीकॉप्टर रिमोट कंट्रोलर के जरिए भी परवाज करता है, और सोनिया उन लोगों में से नहीं है जो इतनी आसानी से डूबकर मर जाते हैं कि उनका जनाजा उठता है, ना कहीं मज़ार होता है और ना ही उनका कोई निशान मिलता है। सोनिया जानती थी सुपर मास्टर इस बात पर यकीन नहीं करेगा।
बहरहाल उसने दूसरी तंजीम के अफराद को अपनी मौत का यकीन दिला दिया था। अभी ताक़ुब करने वाले तमाम हेलीकॉप्टर समुंदर और साहिल की तरफ परवाज कर रहे थे और यकीन करना चाहते थे कि वो डूब चुकी है। सुपरमास्टर के हेलीकॉप्टर उसी जगह परवाज कर रहे थे, इसलिए दूसरे भी चील कौवों की तरह मंडला रहे थे। देखना चाहते थे कि ये बाकी 2 हेलीकॉप्टर किस वजह से अब तक वहां परवाज कर रही हैं। सोनिया पहाड़ी के एक बुलंद हिस्से में थी, मुख्तलिफ चट्टानों की आड़ लेकर अपनी जगह बदलती जा रही थी ताकि पहाड़ी की तरफ से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर के अफराद उसे ना देख सकें। वह छुपती छुपाती ऐसी जगह पहुंच गई जहां आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था। पहाड़ी की पथरीली दीवारें थी, ऊपर से एक वसी और इस चट्टान छत की तरह नीचे की तरफ झुकी हुई थी। उसने एक तरफ घूमकर देखा तो रास्ता नजर आया, मगर वो पहाड़ी से उतरने का नहीं, पहाड़ी के अंदर डूबने का रास्ता था, यानी वो एक गार था। यह ताज्जुब की बात थी कि गार अमूमन पहाड़ों के दामन में या जरा बुलंदी पर होते हैं, लेकिन पहाड़ी की चोटी पर गार का होना एक अजीब बात थी। फिर यह कि उसकी बनावट कुदरती नहीं थी। साफ पता चल रहा था कि इसकी दीवारों को इंसानी हाथों ने तराशा है। करीब ही हेलीकॉप्टरों का शोर सुनाई दे रहा था। वो कभी करीब आ रहे थे, कभी दूर जा रहे थे, लेकिन सोनिया को देख नहीं सकते थे। हालांकि वो चट्टानों के नीचे बड़ी आज़ादी से खड़ी हुई थी। इस गार को तराशने वालों ने बड़ी उम्दा जगह का इंतखाब किया था। हेलीकॉप्टरों और तैयारों से परवास करने के दौरान वो हिस्सा नजर नहीं आता था। दूर से यही मालूम होता था कि कुदरती चट्टानें आड़ी तिरछी हैं और एक चट्टान ऊपर छत की तरह नीचे आ गई है। हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें दूर होती जा रही थी। सोनिया ने दबे कदमों आगे बढ़कर गार के अंदर देखने की कोशिश की। वह समझ रही थी वहां कोई मुअज़्ज़ज़ खानदान आबाद नहीं होगा। बाद में पता चलेगा वो आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई है। दिन की रोशनी गार के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच रही थी। वह बड़ी एहतियात से कदम बढ़ाते हुए देख रही थी। रास्ता नशेबी और दायरा नुमा था, यानी वो चक्करदार जीने की तरह घूमता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। शीबा ने उसे मुखातिब किया, सोनिया तुम कहाँ हो? तुमने बहुत अच्छे वक्त पर राब्ता कायम किया है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सोनिया उसे बताने लगी कि वो किस तरह हेलीकॉप्टर को तबाह कर चुकी है और खुद छुपने के लिए पहाड़ी के पेचीदा रास्तों से गुजरते हुए एक गार के अंदर पहुंच गई है। वो अपने हालात बता रही थी, फिर अचानक खामोश होकर कुछ सुनने लगी। दूर कोई आवाज़ सुनाई दी थी। शीबा ने कहा, अगर वो आवाज़ ज़रा साफ हो तो मैं उसे गिरफ्त में ले सकूंगी। वो दबे कदमों आगे बढ़ने लगी। हर 2-4 कदम के बाद आवाज़ कुछ वाज़ेह होती जाती थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त का काम कर रहे हैं और एक साथ मिलकर हाँफते जा रहे हैं और मुंह से मखसूस किस्म की आवाज़ें निकालकर किसी काम के सिलसिले में जोर लगा रहे हैं। वो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। एक बड़े पत्थर की आड़ से नीचे सर झुकाकर देखने लगी। वहाँ एक बड़ा हॉल नजर आया जहाँ 100 या 125 पहलवान किस्म के लोग दिखाई दे रहे थे। वो सब एक साथ एक ही अंदाज में वर्जिश कर रहे थे, जैसा कि अक्सर कराटे सीखने वाले करते हैं, लेकिन ये लोग ज़माने कदीम के पहलवानों के से अंदाज में वर्जिश कर रहे थे। उनके बदन पर एक एक लंगोट थी, सर से पांव तक पसीने में भीगे हुए। शीबा ने कहा, मैं तुम्हारे जरिए जो मालूम कर रही हूँ उससे पता चलता है यहाँ पहलवानों की फौज रहती है। सोनिया ने कहा, इस हॉल से एक और रास्ता नशेब की तरफ गया है। इसका मतलब है इस पहाड़ के अंदर ही अंदर नीचे ज़मीन तक मजीद ऐसे हॉल और रिहायशी कमरे होंगे। उन सब के इंतजामात के लिए दफातर नुमा कमरे भी होंगे और पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा। सोनिया, ख्वामखा किसी नए मसले में उलझना, नई मुसीबतों को दावत देना दानिशमंदी नहीं है, वापस चली आओ। शीबा कोलंबस अमेरिका दरियाफ्त कर रहा था। उसके साथ जहाज़ पर सफ़र करने वाले कह रहे थे, पता नहीं वो दूर नजर आने वाली ज़मीन कैसी है, वहाँ कौन लोग होंगे, इंसान होंगे या सिर्फ दरिंदे, लिहाजा वहाँ जाना दानिशमंदी नहीं है। अगर उनके मशवरों पर अमल करते हुए कोलंबस वापस आ जाता तो अमेरिका दरियाफ्त न होता। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं जानती हूँ तुम एक बार आगे बढ़ने के बाद पीछे हटना नहीं जानती। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, हमें पारस की सलामती के लिए ऐसे ही मजीद खुफिया अड्डों की ज़रूरत है। तुम्हारा कैसरी किला हमेशा महफूज नहीं रहेगा। जो तुम्हारे साथ जा रही है, शार पर उसके दिमाग में रहकर कैसरी किले की एक एक ईंट गिन सकता है। वहाँ तुम अपने तमाम मामलात को राज में नहीं रख सकोगी। अच्छी बात है, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ रहकर देखती हूँ कौन सा नया अमेरिका दरियाफ्त होने वाला है। वो उस बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़ने लगी। वहाँ से एक चट्टान के ऊपर पहुँच गई। ज़रा रुककर आसपास देखने के बाद एक तरफ बढ़ती गई, हत्ता कि ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ से वो हॉल का कुछ हिस्सा देख सकती थी, मगर कोई उसे देख नहीं सकता था। उसने छोटे छोटे 2 पत्थर उठाए, फिर कहा, शीबा तवज्जो से सुनो, वो कुछ कहने वाले हैं। उसने किसी को ताक कर एक पत्थर मारा। वो वर्जिश करते करते उछल पड़ा, आसपास देखने लगा, फिर ऊपर की तरफ नजरें उठाईं। ट्रेनिंग देने वाले ने सख्त लहजे में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मुझे किसी ने पत्थर मारा है। तमाम वर्जिश करने वाले रुक गए, इधर उधर देखने लगे। फिर एक ने कहा, हमने अपने हाथों से इस हॉल को तराशा है। अक्सर छत पर से या दीवारों पर से छोटे छोटे पत्थर झड़ते रहते हैं। अगर ऊपर से पत्थर गिर पड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हसीना तुम्हें इशारे कर रही है।
इस बात पर सब कहके लगाने लगे। थोड़ी देर तक वो कहके गूंजते रहे, फिर सभी खामोश हो गए। कोई स्पीकर पर डांट कर कह रहा था, ये क्या हो रहा है? ऐसी क्या बात है जिस पर कहके लगाते वक्त भूल गए कि इतनी सारी आवाज़ें पहाड़ी के बाहर तक जा सकती हैं? सोनिया ने कहा, शीबा स्पीकर के जरिए बोलने वाले तक पहुंचो। वो हस्बे हदायत पहुंच गई। बोलने वाले का नाम फेडल सामरो था। वो एक बड़ी सी मेज़ पर बिछे हुए बड़े से नक्शे के पास खड़ा हुआ था। मेज़ के अतराफ मजीद 5 अफराद थे। फेडल सामरो हाथ में एक लंबी सी छड़ी थामे उस नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कुछ कह रहा था, लेकिन उलझ गया था। अपने सामने खड़े हुए 5 अफराद को देखते हुए वो कह रहा था, आखिर ये सब के सब पहलवान कह क्यों लगा रहे हैं? क्या बात हो गई थी? एक ने कहा, मिस्टर सामरो, जाने में दीजिए, कोई हंसी मजाक की बात होगी। हमें अपने काम की तरफ तवज्जो देना चाहिए। उसने छड़ी से एक जगह इशारा करते हुए कहा, यह हमारी पहाड़ी है। हम यहाँ पिछले 6 माह में 20 मरतबा शाम की फौजों पर हमला कर चुके हैं। हमले करने का अंदाज वही एक है। हम समुद्री रास्ते को इख्तियार करते हैं और शाम की नेवी फौज से टकराते हैं। अगर हम वो बोल रहा था, पांचों सुन रहे थे। शीबा उसके दिमाग को टटोलती जा रही थी, जिसके जरिए पता चल रहा था कि तुर्की और शाम की सरहदें जहां मिलती हैं उसी के तकरीबन 300 मील के फासले पर वो पहाड़ी है। वो खुफिया अड्डा है जहां इस वक्त सोनिया पहुंची हुई थी। तुर्की और मुल्क शाम के दरमियान काबिल जिक्र अदावत नहीं है। उनके दरमियान सरहदी झड़पें नहीं होती। पता चला इस पहाड़ी के खुफिया अड्डे में इसराइली खतरनाक तंजीम का वो हमला है जिन्हें ब्लाइंड कमांडोज कहा जाता है। यानी ये सब वो अंधे जंगजू थे जो अपनी जिंदगी की जरा परवाह नहीं करते। गोरीला जंग लड़ते थे, अचानक हमले करते थे, शाम की सरहदी बस्तियों में पहुंचकर दहशतगर्दी का मुजाहरा करते, फिर छुप छुपा कर रात की तारीकी में वापस आ जाते। ये ब्लाइंड कमांडोज के अफराद दिन को इस पहाड़ी से नहीं निकलते थे। इन्हें रात की तारीकी में जंग करने की तरबियत दी गई थी। फेडल सामरो ने छड़ी के जरिए नक्शे पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा, अब हमारे कमांडोज इन रास्तों से जाया करेंगे। एक ने कहा, हम 300 मील का फासला नए रास्ते से किस तरह तय करेंगे? हमारे कमांडोज के वहां तक जाने और वापस आने में दिन निकल आएगा। 3 हेलीकॉप्टर्स रात की तारीकी में आया करेंगे। हम उनके जरिए आधे घंटे में शाम की सरहद में जाएंगे। वहां अगर रुकावटें होंगी तो उनकी फौज से टकराव होगा, वरना आसपास की बस्तियों में तकरीबी कार्रवाइयां करके चले आएंगे। वॉकी टॉकी के जरिए इशारा मौसूल होने लगा। उसने उसे ऑन किया, फिर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही कहा, यस सर, मैं हाजिर हूँ। दूसरी तरफ से किसी ने सख्त और भारी भरकम लहजे में पूछा, ये कहकों की आवाज़ें क्यों आ रही थी? दूसरी तरफ से बोलने वाला कोई ज़बरदस्त आला अफसर होगा, जिसकी आवाज़ सुनते ही वो सबके सब अटेंशन हो गई। हालांकि वो सामने मौजूद नहीं था। फेडल सामरो ने कहा, जनाब, कोई खास बात नहीं है। वो किसी बात पर हंस पड़े थे। दूसरी तरफ से गरज कर कहा गया, यू नॉनसेंस, 100 में से 100 आदमी कभी नहीं हंसते। कुछ संजीदा होते हैं, कुछ गमज़दा होते हैं, कुछ अपने मसाइल में उलझे रहते हैं। लिहाजा सबके सब बैक वक्त नहीं हंसते। ख्वाबों की तरह ही कहकहावर लतीफ़ा क्यों ना हो, इस पर पूरी महफिल कभी कहकहा नहीं लगाती। फेडल सामरो ने कहा, सर, आपके मुशाहिदात और तजुर्बात को कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन अस्पताल के तमाम मरीज एक ही मर्ज में मुब्तला हों तो वे एक ही अंदाज में अपनी तकलीफ का इजहार करेंगे। किसी भी महफिल में तमाम लोगों का एक ही मसला हो तो वे इसे एक मसले पर एक तरह से बोलेंगे, एक तरह से राय पेश करेंगे, क्योंकि दूसरी तरह से वो मसला दूसरा हो जाता है। मेरे सामने फ़लसफ़ियाना अंदाज में गुफ्तगू ना किया करो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे ब्लाइंड कमांडोज के जवान बरसों गुजर जाते हैं, किसी औरत का चेहरा नहीं देख पाते। हम इन्हें शहरिया घरेलू ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं देते। किसी औरत के करीब जाने पर इन्हें सख्त सजाएं देते हैं, लेकिन इनकी फितरत को और इनके जज्बात को दबा नहीं सकते। यूँ तो बज़ाहिर वो अपनी महरूमियों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब औरत के मामले में कोई ऐसी वैसी गुफ्तगू छिड़ जाए या कोई लतीफ़ा सुनाया जाए तो बेयक वक्त कहके लगाने लगती हैं। इस तरह वो अपने अंदर की भड़ास निकालते हैं। शीबा ने सोनिया के पास आकर कहा, तुम कहाँ आकर फंस गई हो? यहाँ से फ़ौरन निकलो। ये सब जानवर हैं, दरिंदे हैं। ये औरतों के भूखे हैं और तुम यहाँ एक तन्हा औरत हो। काम की बातें किया करो। तुम कहाँ तक पहुँच चुकी हो? मैं यहाँ के कमांडो फेडल सामरो और उसके 3 अहम मातहतों तक पहुँच चुकी हूँ, और जो उन्हें डांट रहा था उनका आला अफसर है। क्या उसके दिमाग में भी पहुँच चुकी हो? अभी जा रही हूँ। आइंदा काम की बातें छोड़कर मुझे डराने या भागने का मशवरा देने की हमाकत ना करना। देखो शीबा, मैं बाज़ हालात में सख्ती से पेश आती हूँ, तुम्हें बुरा भी लगेगा, लेकिन इस तरह बुज़दिली का मुजाहरा करोगी, मुझे भागने का मशवरा दोगी तो ज़िंदगी के अमली मैदान में किस तरह साबित कदम रहोगी? वो शर्मिंदगी से बोली, आइंदा कभी ऐसी हमाकत नहीं करूँगी। तुम्हारी किसी बात पर बुरा मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें कोई बूढ़ी बुजुर्ग औरत नहीं समझती, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तो तुम्हारे पाँव ज़मीन पर पाती हूँ और तुम्हारे सर को आसमान से लगा हुआ देखती हूँ तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी हो जाती हूँ, इतनी छोटी कि शायद ज़र्रा भी इतना ना हो। मेरी जान शीबा, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं अभी उसके दिमाग में पहुँच रही हूँ। वो शख्स जिसकी आवाज़ सुनकर फेडल सामरो और दूसरे तमाम अफसरान अटेंशन हो जाया करते थे, उसका नाम मैकडोनल्ड मॉसमास था। हम उसे सिर्फ मूस के नाम से याद करेंगे।
वो वहाँ का प्लान मेकर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, यानी इस खुफिया अड्डे के तमाम अफराद का बॉस। कोई उसके हुक्म की ज़रा खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। ऐसी सूरत में प्लान मेकर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर मूस के अपने अलहदा कमांडोज थे जो नहायत ही खतरनाक थे। इन्हीं कमांडोज के कब्जे में वहाँ के तमाम असलहे और गोला बारूद थे। यानी ऊपर जिन पहलवानों को सोनिया ने देखा था वो ज़्यादा से ज़्यादा पहली और दूसरी मंजिल तक जा सकते थे, जहाँ का इंचार्ज फेडरल सामरो था। फेडरल सामरो के नीचे जो तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिलें थीं, वहाँ किसी को कदम रखने की इजाज़त नहीं थी। इस पहाड़ी के खुफिया अड्डे को समझने के लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि जब हम किसी इमारत की मंजिलों को गिनते हैं तो नीचे से गिनना शुरू करते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इसी तरह वो मंजिलें ऊपर तक जाती हैं। चूंकि इस पहाड़ी का खुफिया रास्ता उसकी बुलंदी पर था, इसलिए इस अड्डे को ऊपर से गिना जाता है कि पहली मंजिल सबसे ऊपर थी, दूसरी नीचे, तीसरी उसके नीचे, इसी तरह चौथी, पांचवी बिल तरतीब नीचे थी। आखिर में ग्राउंड फ्लोर था। अभी पता नहीं था कि ग्राउंड फ्लोर में क्या है। बहरहाल सोनिया और शीबा की समझ में ये बात आ गई कि वहाँ जो जंगजू अफराद हैं वो सिर्फ पहली और दूसरी मंजिल तक आते जाते हैं। तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक क्या है और क्या नहीं है वो सिर्फ मिस्टर मूस और उसके खास कमांडोज जानते थे। आइंदा शीबा भी जान सकती थी, मगर अफसोस। जैसे उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और मिस्टर मूस के दिमाग में पहुंचना चाहा, उसने सांस रोक ली। खला में तकते हुए आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए बोला, कौन है? उसे फिर ख्याल ख्वानी की लहरें महसूस हुई। उसने सांस रोक ली। थोड़ी देर तक वो इसी तरह दम साधे रहा। फिर वो माइक के बटन ऑन करते और चीखते हुए कहने लगा, यहाँ कोई टेलीपैथी जानने वाला कैसे आ गया? यू फेडरल सामरो इडियट। इन सब के बैक वक्त कहका लगाने की वजह समझ में आ रही है। कोई इस खुफिया अड्डे तक पहुंच गया, फौरन उसे तलाश करो। अगर तुमने 15 मिनट के अंदर उस टेलीपैथी जानने वाले को गिरफ्तार ना किया तो मैं तुम सबको खाक में मिला दूंगा। शीबा ने सोनिया के पास आकर कहा, यह क्या हो गया? उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब हमें समझ लेना चाहिए कि उसके खास कमांडोज भी सांस रोकने के आदी होंगे। आइंदा होशियार रहना। मैं होशियार रहूंगी, मगर खुदा के लिए मुझे बुजदिली का ताना न देना। इन हालात में दानिशमंदी यही है कि तुम यहां से निकल जाओ। यहां बहुत गड़बड़ होने वाली है। इतनी बातें ना करो। फेडरल सामरो के दिमाग में पहुंचो। यहाँ के तमाम पहलवान फेडरल सामरो के अहकामात पर अमल करते हैं। तुम उसके जरिए लोगों को अपने काबू में रख सकोगी। रह गए वो खुफिया कमांडोज जो तीसरी मंजिल से आएंगे, मैं उनके मुतल्लिक तुम्हें गाइड करती जाऊंगी। फेडरल सामरो स्पीकर के जरिए पहली मंजिल के पहलवानों को मुखातिब कर रहा था। अभी तुम लोगों ने जो कहका लगाया था उसके पीछे एक राज है, और वो राज है टेलीपैथी। एक टेलीपैथी जानने वाला हमारे दरमियान मौजूद है, उसे तलाश करो। मिस्टर मूस ने हमारी तकदीर का फैसला सुना दिया है। हमने उस टेलीपैथी जानने वाले को गिरफ्तार कर लिया तो जिंदा रहेंगे, वरना नाबूद हो जाएंगे। ये हुक्म सुनते ही तमाम पहलवानों में खलबली मच गई। वो फौरन ही अपने कमरे में जाकर लिबास पहन रहे थे, अपने आप को हथियारों से लैस कर रहे थे। इनमें 10 पहलवान लिबास पहने बगैर गार के धाने की जानिब दौड़ते गए ताकि टेलीपैथी जानने वाला फरार का रास्ता इख्तियार न कर सके। उनकी भाग दौड़ से पता चल रहा था कि वही एक ऊपर का रास्ता आमदोरफ्त के लिए है, जहां से सोनिया आई थी, वरना इस पहाड़ी के नीचे कोई रास्ता नहीं है और हो भी सकता था। इस खुफिया रास्ते को शायद मूस और उसके खास कमांडोज जानते हों। बहरहाल उन्होंने सोनिया के फरार का रास्ता मसदूद कर दिया। शीबा उसकी हदायत के मुताबिक उन कमांडोज के दिमागों में पहुंचती जा रही थी जिनकी आवाज़ें वो सुन चुकी थी। उसने ट्रेनिंग देने वाले उस्ताद को भी गिरफ्त में ले रखा था। सोनिया ने मजीद समझाया, ऐन वक्त पर किसी की आवाज़ सुनना हो और तुम एक ही दिमाग में रहो तो उस एक के जरिए दूसरे पर हमला कराओ। वो बेख्तियार कुछ ना कुछ बोल पड़ेगा। अगर ढीठ होगा तो मार खाता जाएगा, लेकिन एक मौका पर वो कराहने और कुछ गड़बड़ाने या गालियां देने पर मजबूर हो जाएगा। तुम ऐसे तरीक़ेकार से ऐसे ढीठ लोगों के दिमागों तक पहुंच सकती हो। अब जो पहलवान पूरी तरह लिबास पहनकर और मुसल्ला होकर वहां से निकल रहे थे, उनमें से 2 को शीबा ने बारी बारी ट्रैप किया और उन्हें मजबूर किया कि जहां सोनिया छुपी हुई है वहां अपने अपने हथियार फेंकते जाएं। वो एक बड़े पत्थर पर चढ़ने के बाद मुख्तलिफ चट्टानों से गुजरती गई। शीबा के मामूल अपने हथियार उस बड़े से पत्थर के ऊपर फेंकते गए और फेंकने के दौरान उन्हें ज़रा होश नहीं था। वह पूरी तरह शीबा के कब्जे में थे। बाद में शीबा ने उनके दिमागों को आज़ाद छोड़ा तो वह बौखला गए। अपने साथियों को भागते दौड़ते देख रहे थे और खुद समझ नहीं पा रहे थे कि थोड़ी देर तक गायब दिमाग कैसे हो गए थे। उनके लिए ये बात और ज़्यादा हैरानी की थी कि उनके तमाम हथियार गायब हो गए थे। एक हैंड ग्रेनेड भी उनकी जेब में नहीं रहा था। उन्हें ट्रेनिंग देने वाले उस्ताद ने कहा, उसे पत्थरों और चट्टानों के पीछे तलाश करो। ऐसी जगह भी देखो जहां पहुंचना दुश्वार होता है। किसी बहुत बड़े पत्थर के ऊपर, किसी खतरनाक चट्टान के पीछे वो टेलीपैथी जाने वाला छुपा होगा। शीबा एक एक पहलवान को ट्रैप करती जाती थी।
और उस बड़े से पत्थर की तरफ से गुजारते वक्त हथियार ऊपर की तरफ फेंकने पर मजबूर कर देती। इस तरह तमाम हथियार सोनिया के पास जमा हो रहे थे। इस दौरान मिस्टर मूस ने यकीनन हेडक्वार्टर से राब्ता कायम किया होगा। वहां से मालूम हुआ कि इस्राएली खुफिया तंजीम के हेलीकॉप्टर सोनिया का ताक़ुब कर रहे थे। वो इस इलाके में कहीं गुम हो गई थी, बल्कि उसका हेलीकॉप्टर समुद्र में गर्क हो गया था। इस तरह मूस ने अंदाजा किया सोनिया उनके खुफिया अड्डे पर पहुंच गई है और उसके दिमाग में टेलीपैथी जानने वाले अपना काम दिखा रही हैं। उसने माइक के जरिए फौरन ही ऐलान किया, रुक जाओ, कोई उसे तलाश ना करे, सब अपनी अपनी जगह पहुंचकर मुतमईन रहे, खतरा कम हो सकता है, मुझे मालूम हो चुका है। हमारे दरमियान कोई टेलीपैथी जानने वाला या जानने वाली नहीं है, सोनिया है, और मैं सोनिया से खुद गुफ्तगू करना चाहता हूं। मूस के हुक्म की तामील हो रही थी। तमाम पहलवान दौड़ते हुए अपनी अपनी जगह वापस जा रहे थे। हॉल में पहुंचने के बाद अपने कमरों में गुम हो रहे थे। मूस ने कहा, सोनिया, तुम जहां भी हो आज़ादी से तीसरी मंजिल पर चली आओ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शीबा ने पूछा, क्या तुम जाओगी? तुम मूस के दिमाग पर दस्तक दो, मेरी तरफ से गुफ्तगू करो, उससे कहो यहां कोई सोनिया नहीं है। शीबा ने कहा, मैं फरहाद के लबो लहजे में गुफ्तगू करूंगी। बेशक, यही तरीका इख्तियार करो। शीबा ने मूस के दिमाग पर दस्तक दी। उसने पूछा, कौन है? मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूं। सोनिया के वजूद को भूल जाओ, सिर्फ मैं हूं और तुम मुझसे गुफ्तगू करोगे। तुम यहां किस तरह पहुंच गए? यही बता दूं तो सस्पेंस क्या रहेगा। इतना यकीन कर लो, आदमी की सांस जब तक चलती रहे और वह कब्र में भी छुप जाए तो मैं वहां भी पहुंच जाता हूं। बेहतर है सिर्फ काम की बातें करो। बात तुम शुरू करोगे इसलिए कि तुम मेरे अड्डे में आए हो। शीबा ने कहा, मैं अभी आता हूं। वो सोनिया के पास आकर बोली, मैं उसे क्या बताऊं कि फरहाद अली तैमूर इस अड्डे तक किस तरह पहुंचा और क्या चाहता है। सोनिया ने कहा, ये यहूदी कमांडोज हमारे इस्लामी मुल्क शाम की सरहदों पर तकरीबी कार्रवाइयां करती हैं, सरहदी झड़पों का बायस बनते हैं, लिहाजा फरहाद इन शैतानी हरकतों को ख़त्म करने आए हैं। शीबा ने कहा, कुछ तो ख्याल करो, मैं भी यहूदी हूं, मुझे अपने मुल्क अपनी ज़मीन से मोहब्बत है। अगर वो कोई नाजायज़ कार्रवाई करे तो मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूं, लेकिन तुम भी तस्लीम करो कि तुम्हारे बाज़ इस्लामी मुल्क ऐसे हैं जो बराए नाम इस्लामी हैं, वो तुम्हारे मज़हब को बदनाम कर रहे हैं। तुमने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी, गलती मेरी है। मुझे शाम और तुर्की की सरहदों को सियासी नुक्ता नज़र से नहीं देखना चाहिए था। बहरहाल तुम फ़ौरन ही फैसला करो, ये खुफिया अड्डा तुम्हें चाहिए या नहीं। शीबा तजब्जुब में पड़ गई। उसे खुफिया अड्डे की ज़रूरत थी, लेकिन मजहबी और मिली नुक्ता नज़र से वो यहूदियों के हक में थी, उनसे यह अड्डा छीनना नहीं चाहती थी। सोनिया ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो? उधर मूस तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वो परेशान होकर बोली, मैं कोई फैसला नहीं सुना सकती। एक तरफ फरहाद और तुम सब की मोहब्बत है, तुम लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी है, दूसरी तरफ अपने मुल्क को मिल्लत और अपने मजहब का पास रखना है। मैं इस अड्डे के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहती कि यह बिल्कुल तबाह हो जाए और मेरे हमवतनों के काम न आए। एक तरह से तुमने फैसला सुना दिया, तुम यहां से जाओ। ये क्या कर रही हो? तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो अपने यहूदी भाइयों को बचाने के लिए और इस अड्डे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी मदद करो, उनका साथ दो, या चली जाओ, मैं इनसे तनहा निमट लूंगी। तुम इनका साथ दो, मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम देखो मैं तुम्हारी ख्याल ख्वानी की सलाहियतों का किस तरह मुकाबला कर सकती हूँ। वो हिचकिचाते हुए बोली, सोनिया, तुम नाराज़ हो गई हो? क्या नाराज़ नहीं होना चाहिए? क्या ये खुफिया अड्डे में रहने वाले इसराइली खुफिया कमांडोज शाम की सरहदी बस्तियों में मासूम और बेगुनाहों को कत्ल नहीं करते हैं? उन्हें उनकी बस्तियों को छोड़कर भागने पर मजबूर नहीं करते हैं, उनके घरों को नहीं जलाते हैं? मैं सियासी नहीं इंसानी नुक्ता नज़र से पूछती हूँ, क्या ये इक़दामात मुनासिब हैं? अगर तुम मुनासिब समझती हो तो अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करो, मैं तो इन्हें फना कर दूंगी या खुद नाबूद हो जाऊंगी। शीबा चुप रही। उसकी तरफ से कोई जवाब न मिला। शायद वो कशमकश में थी या फिर अपना मजहबी, मुल्की और मिली जज्बा गालिब आ गया था। उसने सोनिया को कोई जवाब नहीं दिया। वो उस चट्टान के पीछे से निकलकर इधर उधर छलांगे लगाते हुए बड़े से पत्थर पर आई। वहां बहुत से हथियार पड़े हुए थे। वो बिल्कुल तन्हा हो गई थी। मैं भी उससे राब्ता कायम नहीं कर रहा था और ये मेरा कसूर नहीं था। खुद उसने कहा था, फरहाद, हमारे मामलात में मुदाखलत न करो, हम पारस और जोजो को महफूज पनाहगाह तक पहुंचा देंगे, वहां तक तुम्हारा पहुंचना गवारा नहीं है। तभी से मैंने राब्ता खत्म कर दिया था। सोनिया तन्हा हो गई थी। ऐसे वक्त हथियार लाजमी होते हैं। उसके पास टेलीपैथी का हथियार नहीं था, सिर्फ अपनी जहानत और मक्कारी थी, और मक्कारी उसे समझा रही थी कि उसे हथियारों का इस्तेमाल करना ही होगा। लिहाजा उसने राइफल उठा ली, उसके कारतूस की पेटी अपनी कमर से बांधी, फिर एक स्टेन गन ली, उसके कारतूस की बेल्ट को भी शाने से लटकाया। 2 हैंड ग्रेनेड लेकर अपनी दोनों जेबों में ठूंस लिए। एक हैंड ग्रेनेड अपने बाएं हाथ में रखा, फिर उस बड़े से पत्थर से छलांग लगाकर नीचे आई। नीचे हॉल में खड़े हुए कुछ लोगों ने उसे देखा, मगर अपनी जगह खामोश रहे। सोनिया ने कहा, तुम्हारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा है मुझे तीसरी मंजिल तक जाना चाहिए, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाय द वे, मैं नुकसान से नहीं डरती, मरने से पहले यहां दर्जनों को मार कर जाऊंगी,
पता नहीं इन 100-125 पहलवानों ने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर मूस के हुक्म की तामील की थी, यह सोनिया के रोब में आ गए थे, या उनकी फितरी और जज्बाती हवस थी जो सोनिया को देखकर उन्हें गुमसुम रहने पर मजबूर कर रही थी। उनकी नजरें सिर्फ सोनिया पर जमी हुई थीं। वो उनके सामने से गुजरते हुए नशेबी रास्ते पर चलते हुए दूसरी मंजिल की तरफ जा रही थी। वहां फेडरल सामरो से सामना हुआ। हेलो मिस्टर सामरो। फेडरल सामरो ने हैरानी से पूछा, ओह मादाम, क्या आप मेरा नाम भी जानती हैं? क्या तुम मुझे नहीं जानते? वो हंसते हुए बोला, आपको कौन नहीं जानता? मैं आपको देखकर हैरान हूं। बाय द वे, आपकी उम्र क्या होगी? तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? आप तो 16 से ज्यादा की नहीं लगती। मैं फेडरल सामरो के इस ख्याल के मुताबिक पहले ही सोनिया के मुतल्लिक बता चुका हूं। वह दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। फेडरल सामरो के साथ उसके 5 अहम मातियत थे जो गुरीला जंग में उन पहलवानों के साथ हिस्सा लेते। वो उन्हें नजरअंदाज करती हुई उस नशेबी रास्ते से उतरती हुई तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। मूस ने उसे देखा तो उसकी आंखों के साथ साथ मुंह भी खुला रह गया। उसने बरसों से सोनिया का तज़किरा सुना था। बरसों का मतलब है कि उसकी कुछ उम्र गुजर चुकी है। और जो औरत इतनी चालाक और मक्कार हो, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती हो, वो यकीनन बूढ़ी ना होगी तो उधेड़ उम्र की जरूर होगी। जबकि वहां एक नौखेज दोशीज़ा दिखाई दे रही थी। वो उसे हरगिज सोनिया तस्लीम करने पर तैयार ना होता, मगर उसके रिकॉर्ड में लगी हुई तस्वीर बता रही थी कि वो सोनिया है। उसने शदीद हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे तुम देख रहे हो, मगर यकीन करना नहीं चाहते। उसने सोनिया के हुस्न शबाब के आगे थूक निकलते हुए कहा, मैं तुमसे तन्हाई में बातें करना चाहता हूं। मैं ऐसी हूं कि मुझे देखते ही सबसे पहले तन्हाई का ख्याल आता है। चलो तुम्हारी तन्हाई भी देखना चाहती हूं। उसने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, यह ना समझना कि मैं हसीन औरतों के जाल में गिरफ्तार हो जाता हूं। मैं पत्थर हूं और पत्थर की तरह औरत को पीस कर रख देता हूं। जब तुम ऐसा कर सकते हो तो बोलने की क्या जरूरत है? मुझे तन्हाई में ले चलो। वो एक तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे साथ आओ, लेकिन वो आगे ना बढ़ सका। उसके खास कमांडोज ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे अपने रिवॉल्वर और स्टेन गन्नों की जद में रख लिया। फिर उन कमांडोज में से एक ने कहा, सर हमें अफसोस है, हम आपको सोनिया के साथ तन्हाई में जाने नहीं देंगे। हम पहले ही पेशनगोई कर देते हैं, आप जिंदा वापस नहीं आएंगे। अगर आए तो हमें ऐसे अहकाम देंगे जिन पर अमल करना हमारे इख्तियार में नहीं होगा, क्योंकि हम जान पर खेल जाने वाले यहूदी सिर्फ अपने मुल्क व मिल्लत के तराजू पर आप जैसे अफसरान के अहकाम को तोलती हैं। मूस ने आसपास देखते हुए गुस्से से पूछा, यह क्या बदतमीजी है? उसी शख्स ने कहा, मैं इस एतमाद से बोलता जा रहा हूं कि फरहाद अली तैमूर मेरे दिमाग में नहीं पहुंच सकेगा। आप इस बात का ख्याल रखें। जब तक आप तन्हाई का ख्याल दिल से निकालते रहेंगे तब तक हम आपके हुक्म के बंदे हैं। आपको मादाम सोनिया से जो कुछ पूछना है, जो गुफ्तगू करनी है, वो हमारी मौजूदगी में करें। मूस ने सोनिया को बड़ी हसरत से देखा, एक गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम सब अपनी जगह दुरुस्त हो। मुझे फख्र है कि तुम फर्ज शनास हो, लेकिन सोनिया हमारी मेहमान है और ठीक खाने के वक्त आई है, लिहाजा हम खाने पर इससे गुफ्तगू करेंगे। कमांडोज में से जो शख्स बोल रहा था उसने तस्लीम करते हुए कहा, यह मुनासिब बात है। सोनिया हमारी दुश्मन सही मगर मेहमान है, हम खाने पर गुफ्तगू करेंगे। फिर उसने अपने एक साथी को हुक्म दिया कि वो अपनी आवाज़ ना सुनाए और चुपचाप जाकर खाने का इंतजाम करे। वो चला गया। सोनिया को एक तरफ आराम से बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद उसे एक दूसरे कमरे में चलने के लिए कहा गया। वहां फर्श पर दूर तक चादर बिछी हुई थी और खाने की तरह तरह की डिशें रखी हुई थी। मिस्टर मूस और उसके खुफिया कमांडोज अपने अपने हथियार संभालते हुए खाने के लिए बैठ गए। सोनिया मूस के पास बैठ गई। यूरोप और एशिया के बहुत से ममालिक में खाने से पहले जीरे या सौंफ की शराब पी जाती है, उसके बाद सूप पिया जाता है, फिर खाना शुरू किया जाता है। सोनिया ने कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं फरहाद की टीम से ताल्लुक़ रखने वाली कोई औरत शराब को हाथ नहीं लगाती, लिहाजा मैं सूप से खाने की इब्तदा करूंगी। वह जीरे और सौंफ से कशीद की हुई शराब नोश करने लगे। सोनिया ने कहा, पीते जाएं और सोचते जाएं। मैंने यहाँ आकर तुम लोगों के लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं। मूस के खुफिया कमांडोज के कमांडर ने कहा, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तुम यहाँ आई हो, अब कभी वापस नहीं जा सकोगी। क्या मुझे गोली मार दी जाएगी? हम इतने नादान नहीं हैं। हमें तुम्हारी मौत से फ़ायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि मसाइल बढ़ते जाएंगे। तुम्हारे पीछे जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं, वो और फरहाद की टीम के दूसरे अफराद इस अड्डे को ज़रूर तबाह करेंगे। मैं समझ गई। मुझे कैदी बनाकर रखा जाएगा ताकि इधर कोई हमला करने ना आए। इस अड्डे की तबाही मेरी भी तबाही होगी। तुम काफ़ी समझदार हो। अगर कैदी बनकर रहने के दौरान कोई चालाकी नहीं दिखाओगी तो ये तुम्हारी और ज़्यादा समझदारी होगी। मूस ने कहा, तुम्हारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले ख्याल ख्वानी के जरिए हमारे दरमियान पहुंच गए हैं। हमें यूं भी बर्बाद होना है तो फिर जिंदा रहने और अपने इस अड्डे की हिफाजत करने के सिलसिले में कोशिश क्यों ना कर लें। तुम्हें कैदी बनाकर क्यों ना रखें और फरहाद वगैरह को यह समझा दें कि हम ना रहे तो तुम भी ना रहोगी। सोनिया उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर मूस से बातें कर रही थी, लेकिन बार बार चोर नज़रों से कमांडर की तरफ देखती थी। नजरें मिलते ही शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती।
कुछ ऐसी अदाएं दिखा रही थी कि उधर कमांडर भी बार बार उसे देखने और उसके मुतालिक सोचने पर मजबूर हो रहा था। शीबा ने कहा, मैं अभी कमांडर के दिमाग से आ रही हूँ, तुम्हारी चाल कामयाब हो रही है। सोनिया ने पूछा, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं मर सकती हूँ मगर तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं समझती हूँ दुनिया का हर मजहब हमारा है, हर मुल्क हमारा है, हर मुल्क का बाशिंदा हमारा है, लिहाजा हमें इंसानी नुक्ता नज़र से सोचना और फैसला करना चाहिए। और मेरा फैसला यही है कि खुफिया अड्डों से निकलकर गोरीला जंग लड़ने वाले, बस्तियों को तबाह करने वाले जालिम होते हैं और उनके खिलाफ जिहाद करना हमारा फ़र्ज़ है। तुम कमांडर के दिमाग में कैसे पहुंच गई? मैं सबके दिमागों में पहुंच सकती हूँ। यहाँ दूसरी मंजिल में बहुत बड़ा बावर्ची खाना है। मैं मुख्तलिफ ज़राए से बावर्ची के दिमाग में पहुंच गई। पता चला ये लोग रात को खुफिया अड्डों से निकलकर सिर्फ सरहदों पर हमला नहीं करते, बल्कि यहाँ से कोकेन भी स्मगल कराते हैं ताकि दूसरे मुल्कों में नशा आम किया जाए। यहाँ कोकेन का बहुत बड़ा ज़खीरा है। मैंने बावर्ची खाने के इंचार्ज को मजबूर किया कि वो जीरे और सौंफ की शराब में कोकेन हल कर दे। नतीजा तुम्हारे सामने है। ये सब बज़ाहिर नॉर्मल है, लेकिन एसाब ढीले पड़ गई हैं। ये सांस रोकना चाहेंगे मगर नहीं रोक सकेंगे। तुम इस खुफिया अड्डे से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करो। एक चौंका देने वाली अहम बात यह है कि हार्पर से इनका राब्ता कायम रहता है। सोनिया ने कहा, दोनों भाई इसराइली हुकूमत के दोस्त हैं। जाहिर है उनमें से एक न एक भाई इस खुफिया अड्डे में इनकी मदद के लिए आता जाता होगा। हार्पर पिछले 2 दिनों से गायब है, इनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। जब से तुम आई हो ये लोग उससे राब्ता कायम करने के सिलसिले में खासे परेशान रहते हैं। फरहाद की तरह तुम भी हार्पर के दिमाग में पहुंचती हो। ज़रा मालूम तो करो वो कहाँ गायब हो गया है। तुम तनहा रह जाओगी। तनहा कोई नहीं रहता, खुदा साथ रहता है। तुम जाओ। वो हार्पर के पास आ गई। पता चला फरहाद ने खुद को हार्पर के दिमाग में जाहिर कर दिया है और जब से वो जाहिर हुआ है हार्पर की हालत गैर है। उसे किसी पल करार नहीं है। वो नींद भरकर सोता है ना पेट भरकर खाता है। उसे तरह तरह की फिक्रों ने घेर रखा था। सबसे पहले तो इस बात का डर था कि भाई शार्पर को मालूम होगा तो वह एतमाद करना छोड़ देगा। जिस तरह बहन रोजाना और भाई आर्मर को नज़रअंदाज करता है उसी तरह उसे भी नज़रअंदाज करेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी में मुब्तला करने वाली बात यह थी कि फरहाद उसके दिमाग में आता है तो क्या उसके तमाम चोर ख्यालात पड़ चुका है, और जाहिर है वो उसके एक एक राज से वाकिफ हो चुका होगा। और यह भी मालूम हो गया होगा कि उसने ट्रांसफॉर्मर मशीन का दूसरा हिस्सा कहाँ छुपाया है। यह ऐसी बात थी जिसने उसे बेचैनी में मुब्तला कर दिया था। वो उस वक्त तक आराम और सुकून से नहीं रह सकता था जब तक कि अपने उस हिस्से को देख ना लेता। वो हिस्सा मौजूद होता तो उसकी तरफ से इत्मीनान हासिल हो जाता। इस मकसद के लिए वो न्यूयॉर्क पहुंच गया। वहां के कब्रिस्तान में एक बहुत ही पुरानी कब्र थी जिसे कोई पूछने वाला ना था। शायद इस मरने वाले का कोई अजीज दुनिया में ना रहा हो, लेकिन हार्पर ने कब्रिस्तान कमेटी से राब्ता करके खुद को उसका एक रिश्तेदार जाहिर किया और उसकी कब्र को पुख्ता बना दिया। कतबे पर मरने वाले का नाम लिखवा दिया, हेराल्ड हैरिसन। पता नहीं बेचारा हेराल्ड हैरिसन कौन होगा। उसकी तो हड्डियां भी गल गई थी, लेकिन कब्र में ट्रांसफॉर्मर मशीन का दूसरा हिस्सा कभी गल नहीं सकता था। हार्पर अब तक मुतमईन था कोई उस हिस्से तक पहुंच नहीं सकता था, लेकिन उसके दिमाग में पहुंचने वाले से खतरा पैदा हो गया था। उसने अपने 5 मातहतों को हुक्म दिया, आज आधी रात के बाद उस कब्रिस्तान में जाना है। तुम में से 2 आदमी कब्र खोदेंगे, बाकी 3 मुसल्लह अफराद उस कब्रिस्तान की नाकाबंदी करेंगे। हेराल्ड हैरिसन की कब्र तक किसी को आने का मौका नहीं देंगे। एक ने पूछा, सर अगर कोई मुदाखलत करे तो हम क्या गोली मार दें? हरगिज नहीं। जब तक मैं हुक्म ना दूं शोर मचाने वाला कोई हथियार इस्तेमाल ना करना। मैं तुम सबके दिमागों में आता जाता रहूंगा और मुदाखलत करने वाले से निमटता रहूंगा। कोई मजबूरी हुई तब गोली चलाई जाएगी। वो मशीन के हिस्से को सही सलामत देखने के लिए बेचैन था। बड़े इंतजार के बाद आधी रात हुई। उसके 5 आदमी प्रोग्राम के मुताबिक कब्रिस्तान पहुंच गए। वो उनके सामने नहीं था मगर छुपकर वहां पहुंच गया और उनसे दिमागी राब्ता कायम करता जा रहा था। वो लोग वहां पहुंचते ही पुख्ता कब्र को तोड़ने लगे। वो दूर खड़ा देख रहा था। कुदाल की एक एक ज़रब पर उसका दिल धड़क रहा था। वो दुआ मांग रहा था कि उसका हिस्सा महफूज हो। जब कब्र बिल्कुल ही टूट गई और लोग बेलचे से मिट्टी हटाने लगे तो उसने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, मैं आ रहा हूं, अजनबी समझकर गोली ना चलाना। वो तेजी से चलता हुआ उनके करीब पहुंच गया। उस वक्त कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। उसने टॉर्च की महदूद रोशनी डाली तो दिल धक से रह गया। उसने वो देखा जिसकी कभी तवक्को नहीं कर सकता था। ये एक अनहोनी सी बात थी कि ट्रांसफॉर्मर मशीन का वो हिस्सा नहीं था, किसी ने गायब कर दिया था और तवक्को के बिल्कुल ही खिलाफ। उस कब्र में उसकी बहन रोजाना का कटा हुआ सा रखा था। उसके हाथ से टॉर्च छूट गई। उसने दोनों मुट्ठियां भींचकर गुस्से और जुनून में चीखते हुए कहा, फरहाद तुमसे बड़ा दगाबाज कोई ना होगा। तुमने चुपचाप मेरे दिमाग में पहुंचकर यहां से मेरा हिस्सा गायब कर दिया और मेरी बहन का सर काटकर यह साबित करने की कोशिश की है कि मैं तुम्हारे आगे बेबस हूं। मगर नहीं, जब आदमी बिल्कुल ही डूबने लगता है तो हाथ पांव जरूर मारता है
और मैं तुम्हारे खिलाफ हाथ पांव मारूंगा। भाई शार्पर को सारी बातें बता दूंगा। शीबा ये तमाम बातें बताने के लिए सोनिया के पास आई तो उस वक्त तक उसे आनी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। वह हैरानी से बोली, सोनिया ये क्या? वो मुस्कुराते हुए बोली, कम वक्तों ने पहले आराम से बिठाकर खिलाया पिलाया, इसके बाद यहां पहुंचा दिया। तुम अपनी सुनाओ। मैं हार्पर का दिमाग पढ़कर आ रही हूं। उसने कब्र में मशीन का दूसरा हिस्सा छुपा रखा था। वो गायब हो चुका है। उसकी जगह उसकी बहन रोजाना का कटा हुआ सर रखा है। सोनिया ने सोचते हुए कहा, मशीन के उस हिस्से को चुराना एक अलग बात है, लेकिन चुराने वाले ने रोजाना का कटा हुआ सर वहां क्यों रखा है? हार्पर गुस्से में चीख रहा था कि यह काम फरहाद का है। सोनिया ने इनकार में सर हिलाकर कहा, हरगिज नहीं। अव्वल तो फरहाद न्यूयॉर्क में नहीं है। वो खुद ये काम नहीं करेगा और ना ही किसी आलाकार से कराएगा, जबकि हम मौजूद हैं। फिर रोजाना का सर काटकर वहां छुपाना और कोई ड्रामाई अंदाज पैदा करना, यह बिल्कुल ही बेतुकी सी बात है। ऐसा वही करेगा जो इस ड्रामे के पीछे कोई खास मकसद रखता हो। सोनिया, तुम हार्पर के मामलात पर मिट्टी डालो, अपनी फिक्र करो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी जैसी हस्ती आह्नी सलाखों के पीछे जा सकती है। कैसी बातें करती हो? बड़ी बड़ी हस्तियां खाक में मिल जाती हैं, कब्र की काल कोठरी में पहुंच जाती हैं। मैं तो सिर्फ आह्नी सलाखों के पीछे आई हूं। तुम यहां जिस्मानी तौर पर तन्हा हो, खाली हाथ हो। दुनिया की पहली औरत भी खाली हाथ थी और आज की औरत भी खाली हाथ रहती है। दुनिया के तमाम हथियार मर्द के पास रहते हैं, इसके बावजूद औरत का जादू सर चढ़कर बोलता है। मैं तन्हा और खाली हाथ हूं, लेकिन इन सबको इस खुफिया अड्डे की जन्नत से निकाल कर दिखाऊंगी। यह एक इत्तेफाक ही था कि जब शीबा हार्पर के दिमाग में पहुंचकर मालूमात हासिल कर रही थी तो मैं भी उसके दिमाग में मौजूद था। चूंकि हम दोनों खामोश थे, इसलिए एक दूसरे की मौजूदगी से बेखबर थे। बाद में पता चला कि वो उसके दिमाग से उस वक्त चली गई थी जब उसने अपनी बहन के कटे हुए सर को कब्र में देखा और उसकी मशीन का हिस्सा गायब था और वो मेरे खिलाफ बुड़बुड़ा रहा था। मैं हार्पर के दिमाग में मौजूद रहा ताकि उसका गुस्सा कुछ सर्द हो तो अपने तौर पर सफाई पेश करूं। जब मैंने ये काम नहीं किया था तो ख्वामखा ये इल्ज़ाम अपने सर क्यों लेता? वो खुली हुई कब्र से पलटकर अपनी कार की तरफ आया, दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठा, अपने आदमियों को हुक्म दिया वो चले जाएं। फिर उसके ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। उसका सर गुस्से और जुनून की शिद्दत से फटा जा रहा था। उसने ड्राइवर से कहा, बोतल निकालो। हुक्म की तामील की गई। उसने ड्राइव करते हुए एक हाथ से डैशबोर्ड के खाने को खोलकर बोतल और गिलास को निकाला और अपने मालिक की तरफ बढ़ा दिया। वो गिलास में शराब डालकर पीने लगा। मैंने सोचा एक आध पैग हलक से उतर जाए, उसे कुछ सुकून मिले तो मैं मुखातिब करूंगा। यह अजीब बात है, जैसे लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह दिमाग की गर्मी को शराब की गर्मी दूर करती है। वो हाँप रहा था और पी रहा था। मेरे खिलाफ सोचता जा रहा था। सोच रहा था कि अब अपने भाई शार्पर से मेरे मुतल्लिक कुछ नहीं छुपाएगा। साफ साफ कह देगा कि फरहाद उसके दिमाग में आता है। उसी वक्त मैंने कहका सुना, फिर अपनी आवाज़ भी सुनी। यकीनन कोई मेरी आवाज़ और लबो लहजे में बोल रहा था और बोलने वाला शार्पर ही हो सकता था। उसने मेरे ही अंदाज में कहका लगाते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरे खिलाफ सोच रहे हो? तुम अपने भाई शार्पर को तमाम बातें सच सच बता देना चाहते हो, लेकिन इसका अंजाम जानते हो? उसने गिलास की शराब एक ही सांस में हलक में उतारी, फिर झिल्लाकर कहा, मुझे अंजाम की परवाह नहीं। भाई आखिर अपना भाई होता है, दुश्मन नहीं होता। जब उसे मालूम होगा कि तुमने मुझे ट्रैप किया है तब वो मुझे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। हाँ, उसी तरह कोशिश करेगा जिस तरह उसने रोजाना को बचा लिया। क्या तुम्हारा भाई शार्पर तुम्हारी बहन को मेरे हाथों से नहीं बचा सकता था? जब मैं तुम्हारी बहन का गला काट रहा था तो क्या वो उसके दिमाग में रहकर जिद्दोजहद नहीं कर सकता था? नहीं हार्पर, समझने की कोशिश करो। जब मैं किसी के दिमाग पर काबिज हो जाता हूं तो तुम्हारा भाई शार्पर क्या, तुम्हारा बाप भी होता तो मेरे रास्ते में आने की हमाकत कभी न करता। मगर तुम सब अहमक हो। मैं अपने ही लबो लहजे में शार्पर की बातें सुन रहा था जो हार्पर को मेरे खिलाफ भड़काता जा रहा था। मैंने हार्पर की सोच में अपनी तरफ से एक सवाल पैदा किया तो उसने अपने भाई को फरहाद समझकर पूछा, मेरी समझ में यही नहीं आता कि मेरी बहन तो गाइड मोरक्को की कैद में थी, तुम वहां कब पहुंचे? कैसे उसे कत्ल किया और उसकी गर्दन कब न्यूयॉर्क लाकर इस कब्र में छोड़ गए? शार्पर ने मेरी आवाज में कहा, मैं अपना तरीक़ाकार किसी को नहीं बताता। उसने गिलास में शराब उंडेलते हुए कहा, फरहाद तुमने वादा किया था कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्या तुम अपनी जुबान के पाबंद नहीं रहते? वो फिर मेरे अंदाज में कहका लगाते हुए बोला, गौर करो तो मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मशीन का वो हिस्सा अपने कब्जे में लेकर तुमको तुम्हारे भाई शार्पर के गैज़ो गजब से महफूज रखा है। अब मैं तुम्हारे भाई से कहूंगा कि वो जब तक तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा, तुम्हारी इज्जत करता रहेगा, उस वक्त तक वो मशीन का हिस्सा किसी और के हाथ नहीं लगेगा, मेरे पास महफूज रहेगा। हार्पर ने कहा, इससे मेरे भाई को फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यह है कि मशीन के 2 हिस्से हमारे पास आ चुके हैं। एक हिस्सा तुम्हारे भाई शार्पर के पास है। जब तक वो तीनों एक जगह नहीं होंगे किसी का भला नहीं होगा। लिहाजा हम एक दूसरे की भलाई के लिए कभी कभी तीनों हिस्सों को यकजा कर दिया करेंगे। उस मशीन से अपना अपना मकसद हल करने के बाद फिर अपने अपने हिस्से वापस ले जाएंगे।
हो सकता है इसी तरह हमारे दरमियान दोस्ती और भाईचारगी बढ़ जाए और दुश्मनी खत्म हो जाए। उसने दूसरा गिलास मुंह से लगाया, फिर घटाघट पीने के बाद कहा, तुम बातें अच्छी कर लेते हो, लेकिन मेरा नुकसान हो गया। वो हिस्सा मेरे हाथ से निकल गया। जब तक वो दोनों हिस्से मेरे पास हैं, यूं समझो कि वो तुम्हारे पास हैं। जाओ और अपने भाई शार्पर से एलानिया कह दो कि फरहाद तुम्हारे दिमाग में आता है, मशीन का दूसरा हिस्सा तुम्हारे पास से ले जा चुका है। फिर देखो वो तुम्हारे खिलाफ क्या करेगा, और मैं यकीन से कहता हूं वो कुछ नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। उस पर सरूर तारी हो रहा था। उसने सर हिलाकर कहा, अच्छी बात है, मैं भाई शार्पर से खुलकर बात करूंगा और अभी जाकर राब्ता कायम करूंगा। उसने अपनी रिहाइशगाह में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम यही किया। बोतल हाथ से नहीं छोड़ी, लेकिन राब्ता कायम करता रहा। वो दोनों भाई आपस में एक दूसरे से राब्ता कायम करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते थे। न्यूयॉर्क की रिहाइशगाह में उनका एक खास मुलाजिम था, जिससे हार्पर ने कहा, भाई शार्पर तुम्हारे दिमाग में पहुंचे तो उनसे कहना कि फ़ौरन मेरे दिमाग में पहुंचे। इस तरह शार्पर उस मुलाजिम के दिमाग में पहुंचता था और कहता था, मैं हार्पर से राब्ता कायम करना चाहता हूं, उसे मुतला करो। हालांकि ये दिखावा था। शार्पर को किसी भी बहन भाई से राब्ता करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती थी। वह सबके लबो लहजे को जानता था और बराह रास्त पहुंच जाता था। बहरहाल वो आराम से बैठकर पीता रहा। सिर्फ 10 मिनट के बाद ही उसे शार्पर की आवाज़ सुनाई दी, जो भाई आर्मर के लहजे में बोल रहा था, हेलो हार्पर, क्या तुमने मुझे याद किया है? उसने गहरी सांस ली, चंद घूंट पिए, फिर हांफते हुए कहा, भाई क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी बहन रोजाना कत्ल कर दी गई है? शार्पर ने हैरानी का इजहार करते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं रोजाना के पास जाता, वरना मुझे इल्म हो जाता। क्या गाय डी मोरक्को ने उसे कत्ल कर दिया है? नहीं, उसे फरहाद ने कत्ल किया है। शार्पर यकीनन अपनी मक्कारी पर खुश होगा कि उसने सारा इल्जाम फरहाद पर आयद कर दिया था और अपने भाई हार्पर को उल्लू बना रहा था, लेकिन इस मक्कारी के नतीजे में यह नहीं समझ रहा था कि मैं उसकी असलियत समझ रहा हूं। अगर मैं उसके भाइयों से कहूं कि तुम्हारी बहन का कातिल शार्पर है, तो वो कभी यकीन नहीं करेंगे। जो भाई बहन एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर मशीन जैसी अहम चीज के हिस्से करके एक दूसरे में तकसीम करते हों, वो भला एक दूसरे को क्यों कत्ल करेंगे? मैं शार्पर को रोजाना का कातिल साबित नहीं कर सकता था। इसकी जरूरत भी क्या थी? उसे किसी अदालत में तो पहुंचाना नहीं था। जब भी वो मेरे हाथ में आएगा तो मैं उसे हिसाब बराबर कर लूंगा। फिलहाल शार्पर ने अपने भाई से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि रोजाना को फरहाद ने कत्ल किया है? हार्पर जवाब देने से पहले हिचकिचाने लगा। फिर वो डरते डरते बोला, भाई ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फरहाद मेरे दिमाग तक पहुंच गया है। शार्पर ने गरज कर पूछा, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। मैं नहीं जानता वो कब से मेरे दिमाग में पहुंचा हुआ था। वो हमेशा छुप छुप कर हमारे मुतालिक मालूमात हासिल करता था। जब वह हिंदुस्तान के एक होटल में फंस गया था और चारों तरफ से पुलिस ने मुहासरा कर लिया था, तब उसने मेरे सामने खुलकर एतराफ़ किया कि वो मेरे दिमाग में पहुंचता है। अगर मैंने हिंदुस्तानी पुलिस की मदद की तो वो मुझे ज़हनी अजाब में मुब्तला कर देगा। लिहाजा मैं मजबूर होकर उसके अहकामात की तामील करने लगा और आप जैसे मोहब्बत करने वाले भाई से असलियत छुपाता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी बहन जान से गई और हमारी ट्रांसफॉर्मर मशीन का दूसरा हिस्सा भी वो ले गया। शार्पर ने फिर गरज कर कहा, यह कैसी बकवास कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि पहला हिस्सा उसके बालिश्त भर के बेटे पारस ने हासिल किया, दूसरा बाप ने हासिल किया। क्या इसी तरह हम लुटते जाएंगे? कब तक मैं तुम्हारी हमाकतों को बर्दाश्त करता रहूंगा? क्या तुम इस लम्हा रोजाना जोजो और आर्मर की तरह बेदस्तोपा नहीं हो गए हो? मेरे लिए बिल्कुल नाकारा नहीं बन गए हो? इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हार्पर ने आजिजी से कहा, भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं समझ ही ना सका कि वो किस तरह मेरे दिमाग में पहुंच गया। मैं जानता हूं आप मेरी लाइल्मी को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब दें। किसी वक्त फरहाद आपके दिमाग में पहुंच जाए और आपको पता भी ना चले कि वो किन रास्तों से आया है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप यकीन दिलाएंगे कि आप बेखबर थे, बिल्कुल अनजान थे, आपका कोई कसूर नहीं? ज्यादा ना बोलो। जो लोग मुजरिमों की तरह फंस जाते हैं वो चीख चीख कर बोलते हैं, मगर कोई उनकी बेगुनाही तस्लीम नहीं करता। मैं मानता हूं तुम बेकसूर हो, मगर मेरे मानने से क्या होता है? क्या फरहाद तुम्हारे दिमाग में आना छोड़ देगा? नहीं भाई नहीं, वो आता ही रहेगा। वो तो कह रहा था कि आपको चैलेंज करेगा, मेरी हिफाजत करेगा, क्योंकि उसके पास ट्रांसफॉर्मर मशीन के 2 हिस्से हैं, तीसरा आपके पास है। जब तक तीनों यकजा नहीं होंगे, आप में से किसी का भला नहीं होगा। शार्पर ने कहा, मुझे अपनी भलाई की जरूरत नहीं है। मुझे इस मशीन के जरिए जो कुछ हासिल करना था कर चुका हूं। अब तुम लोगों के लिए उसको हासिल करना कुछ जरूरी नहीं। तुम सब नाकारा हो और मेरे लिए दर्द सर हो। हार्पर ने एक सर्द आह भरकर कहा, हाँ आज मैं आपके लिए दर्द सर बन गया हूं, लेकिन भाई आप ये ना भूलें कि किसी वक्त टेलीपैथी की सलाहियतें आपके दिमाग से गुम हो सकती हैं। चूंकि ये कुदरती नहीं मशीनी है, इसलिए एक बार आपका दिमाग किसी वजह से कमज़ोर हो जाए और ये सलाहियतें निकल जाएं, तो दोबारा उस वक्त तक नहीं आएंगी जब तक वह मशीन अपनी मुकम्मल सूरत में ना हो। और उसे मुकम्मल सूरत में लाने के लिए आपको फरहाद के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे।
उससे दोस्ती करना होगी, तभी आपका काम बनेगा। शार्पर अपने भाई हार्पर की बातों से मुतासिर होने वाला नहीं था। उसका दूसरा हिस्सा भी उसने ही चुराया था, यानी उसके पास मशीन के 2 हिस्से थे, उसका पलड़ा भारी था। हमारे पास एक हिस्सा था। हो सकता है वो उस एक हिस्से को फिर अपनी मेहनत से बना सके और अपनी मशीन मुकम्मल कर सके। लिहाजा वो मेरे सामने घुटने टेकने वाली बात को तस्लीम ही नहीं कर सकता था। मैं बहुत देर से खामोश था और शार्पर को मुख्तलिफ अंदाज में बोलते देख रहा था। पहले वो मेरे ही लबो लहजे को इख्तियार करके अपने भाई को मेरे खिलाफ भड़काता रहा। अब अपने भाई आर्मर के लहजे में हार्पर पर रोब जमा रहा था, हर तरह से अपनी बरतरी साबित कर रहा था। तब मैंने कहा, हार्पर, ये जो तुम्हारा भाई आर्मर के लहजे में बोल रहा है, ये निहायत ही बदतरीन भाई है। तुम लोग इसे खून के रिश्ते से भाई समझते हो और ये आहिस्ता आहिस्ता तुम सबका खून बहाता जाएगा, यानी तुम्हारी बहन रोजाना का कातिल है। हार्पर ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोलते हो। शार्पर ने भी आर्मर के लहजे में कहा, हार्पर, इसकी बातों में ना आना, ये हमें आपस में लड़ाना चाहता है। मैंने कहा, शार्पर, तुम ख्वाह कुछ कह लो, मैं बहुत देर से हार्पर के दिमाग में खामोश हूं और तुम्हारी मक्कारी देखता आ रहा हूं। पहले तुम मेरे लबो लहजे में बोलकर इसे बेवकूफ़ बनाते रहे, अब आर्मर के लबो लहजे में बोल रहे, मगर तुम दोनों ही रूप में पक्के फ्रॉड हो। शार्पर इसे तस्लीम करे या ना करे, मैं इसे बता देना चाहता हूं कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है। जिस तरह तुमने रोज़ाना को अपने वजूद का फोड़ा समझ लिया और ये यकीन हो गया कि इस बहन की वजह से तुम पर आफात आती रहेंगी और फरहाद तुम पर गालिब होता जाएगा, तो तुमने उसे कत्ल कर दिया, उसकी गर्दन काटकर उसी कब्र में पहुंचा दी जहां तुम्हारा भाई हार्पर मशीन के उस हिस्से को छुपाकर मुतमईन था। शार्पर ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुम समझते हो तुम्हारे बहकाने से मेरा भाई हार्पर बहक जाएगा। मैं ये नहीं समझता, लेकिन इतना हार्पर को समझा देना चाहता हूं कि वो जितनी देर जिंदा है उतनी देर ये तमाशा देख ले कि रोजाना के बाद जो मरने वाली है, लेकिन उसका इल्जाम भी फरहाद के सर होगा। अगर हार्पर में जरा सी भी अक्ल है तो वो ये समझ ले कि जब सोनिया जो को बेटी समझकर पनाह दे सकती है तो उसे फरहाद कैसे कत्ल कर सकता है, और जब जो को बेटी कह दिया तो उसकी बहन को कैसे कत्ल करेगा, ये एक मोटी सी अकल वाला भी समझ सकता है, बशर्ते कि हार्पर समझने की कोशिश करे। हार्पर कशमकश में मुब्तला हो गया और उसे मुब्तला होना था क्योंकि वो खुद को नाकारा समझ रहा था और ये समझ रहा था कि जिस तरह भाई शार्पर ने अपनी बहन रोजाना को अपने वजूद का फोड़ा समझा था, उसी तरह अपने भाई को भी एक नाकारा बाजू समझकर उसे काट सकता है। शार्पर उसके दिमाग में रहकर उसकी सोच पढ़ रहा था और उसे समझा रहा था, हार्पर, इसकी बातों में ना हो, तुम मेरे खिलाफ सोच रहे हो। जब वो भाई शार्पर की हमायत में सोचने लगता तो मैं उसके खिलाफ भड़काने लगता। इस तरह कभी वो उधर लुढ़क रहा था, कभी इधर लुढ़क रहा था। शार्पर ने कहा, हार्पर, तुम काफी पी चुके हो लेकिन अभी नशा गालिब नहीं आया है। तुम कभी मुझसे कभी फरहाद से मुतासिर हो रहे हो, लिहाजा दूसरी बोतल ले आओ। वो कैबिनेट से एक और बोतल निकाल कर ले आया। पहली बोतल में कुछ शराब बची हुई थी, उसे हलक से उतार लिया, फिर नई बोतल से गिलास भरने लगा। मैं खामोश रहा और देखता रहा कि एक भाई दूसरे भाई के साथ क्या करने जा रहे। हार्पर पी रहा था, शार्पर उसे पिला रहा था। एक मुकाम पर पहुंचकर हार्पर पीने से इनकार करने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे, जाम को सही तरीके से पकड़ भी नहीं सकता था। इसके बावजूद शार्पर उसको जाम पकड़ा रहा था, शराब डाल रहा था और उसके हलक में उंडेल रहा था। एक आदमी कितना पानी पी सकता है, और यहां तो पानी नहीं शराब थी, और शराब तो वो चीज़ है जो आदमी के दिमाग को बेलगाम कर देती है, और जब दिमाग साथ ना दे तो जिस्म एक नाकारा सामान की तरह होता है जो कचरा घर में पड़ा रहता है। शार्पर ने इस कदर पिलाई कि शराब हलक तक भर गई, उसे उबकाई आने लगी। ऐसे वक्त उसने अपने भाई हार्पर की जेब से रुमाल निकलवाया और उस रुमाल का गोला बनवाकर मुंह में ठूंस लिया। यह हार्पर खुद अपने मुंह में ठूंस रहा था, लेकिन उसे होश नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कौन करा रहा है। तब शार्पर ने आर्मर के लहजे में कहा, मेरे प्यारे भाई हार्पर, मुझे अफसोस है मैं अब तुम्हें अंजाम तक पहुंचा रहा हूं। अगर फरहाद तुम्हें बचा सकता है तो बचा ले, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वो तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि वह ऐसा कर सकेगा? वो भला क्या कह सकता था, उसके मुंह में रुमाल ठुंसा हुआ था, हलक तक भरी हुई शराब बाहर निकलना चाहती थी। वो हुमक हुमक कर सांस ले रहा था, जैसे अब दम में छलकने वाला हो और छलकने का रास्ता ना मिल रहा हो। शार्पर कह रहा था, इन लम्हात में फरहाद तुम्हारा साथ नहीं देगा क्योंकि तुम बनास्पति ख्याल ख्वानी करने वाले हो, मैं भी वही हूं। हम सब ने मशीन के जरिए ये इल्म हासिल किया है, किसी वक्त भी, किसी हादसे से, किसी बीमारी से हमारा ये इल्म हमसे छिन सकता है, और जब यह इल्म हमारे अंदर इतना नापायदार है तो भला फरहाद और उसकी टीम वाले तुम्हें अपने साथ क्यों शरीक करेंगे? वो जरा चुप हुआ, जैसे इंतजार कर रहा हो कि मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन मुझे बोलने की जरूरत ही क्या थी। उसी लम्हे हार्पर को उबकाई आने लगी, हलक तक भरी हुई शराब को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। नतीजा यह हुआ कि उबकाई लेते ही नाक से और आंख से शराब बहने लगी। सिर्फ शराब नहीं थी, उसके जिस्म की अंदरूनी आलूदगी भी थी, जो शराब में मिलकर नाक और आंख से बह रही थी, अब कानों से भी निकल रही थी। वो दीदे फाड़े साकित बैठा हुआ था। तब शार्पर ने कहा, मेरे भाई हार्पर, मुझे मुआफ कर देना।
हम सब भाई बहन एक दूसरे को चाहते थे, अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद पता चला अपनी जान बहुत कीमती होती है और दुनिया में नाम पैदा करने के लिए अपने सगों को भी कुर्बान किया जा सकता है। लिहाजा मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूं। मैंने तुमसे पहले रोजाना को मार डाला, उसकी गर्दन काटकर तुम्हारी उस कब्र में पहुंचा दी जहां तुमने मशीन के उस हिस्से को छुपा रखा था। वो जरा चुप हुआ, फिर बोला, मैं एक और बात बता दूं कि तुम्हारा कोई राज मेरे लिए राज नहीं था। मैं तुम सबके दिमागों में जब चाहता पहुंच जाता और तुम लोगों के चोर ख्यालात पढ़ लेता। इसी तरह मैंने सबसे पहले रोजाना के उस हिस्से को चुरा लिया जो उसने दोहरी छत के दरमियान छुपा रखा था। रोजाना का सर तो सिर्फ 2 दिन पहले मैंने उस कब्र में पहुंचाया था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, मेरे भाई, तुम इस दुनिया से जा रहे हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि तुम अपने भाई शारपर के मुफादात पर कुर्बान हो रहे हो। उसके बाद मैं शारपर की बातें आर्मर के लहजे में सुन ना सका। यकबारगी हारपर का दिमाग गहरी तारीकियों में डूब गया। वो सोफे पर बैठे ही बैठे दम तोड़ चुका था। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। मैंने आंखें खोलकर अपने माहौल को देखा। मैं अपने अरबपति अंकल दिलपत राय की शानदार कोठी में था। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग पर एक बोझ सा था। एक तो मैंने रोजाना की कटी हुई गर्दन देखी थी जिसका इल्जाम मुझ पर आ रहा था। दूसरे मैंने हारपर को दम तोड़ते हुए देखा। वो एक इबरतनाक मंजर था। अगरचे वो सब मेरे दुश्मन थे, लेकिन बाज हालात में दुश्मनों की मौत पर भी अफसोस होता है। मेरा जी चाहता था मैं जरा भी ख्याल ख्वानी ना करूं, किसी से कोई बात ना करूं, बिल्कुल खामोश रहूं। उस वक्त इंटरकॉम से इशारा मौसूल हुआ। मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से अंकल दिलपत रॉय ने कहा, कोई माला नामी लड़की तुमसे बात करना चाहती है। मैंने कहा, कह दीजिए, मैं मौजूद नहीं। मैंने रिसीवर रख दिया। हालांकि मुझे नशे की जरूरत थी, खुद को गुम कर देना चाहता था, लेकिन माला को अपने साथ ज्यादा दूर तक ले जाना नहीं चाहता था। मैंने चुपचाप उसके दिमाग में झांक कर देखा। उसे अंकल दिलपत रॉय ने बता दिया था कि मैं मौजूद नहीं। वो मायूस होकर सोच रही थी, आखिर मैं कहाँ गुम हो गया हूं। वह जब भी सोना नहीं चाहती अचानक उसे नींद आ जाती, खाना नहीं चाहती पेट भरकर खा लेती। यकीनन फरहाद ख्याल ख्वानी के जरिए दिमाग में मौजूद रहता है और खिलाता पिलाता और आराम से सुलाता रहता है। इतनी मोहब्बत करता है लेकिन सामने नहीं आता। तब मैंने अचानक उसे मुखातिब किया, माला, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूं, तुम सामने क्यों नहीं आते? मैं नहीं आऊंगा। याद करो, तुमने कहा था अगर मैं 1 घंटे के लिए, 1 रात के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं तो इसके बाद तुम मेरी तमन्ना नहीं करोगी। उस 1 रात को तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मैंने ऐसा कहा था, लेकिन अब वही मुलाकात तड़पाती है, तुम्हारे लिए इतना बेचैन करती है कि जिंदगी बेकार सी लगती है। तुम मिलो तो जिंदगी है, वरना मौत से बदतर है। मुझे अफसोस है कि अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। मैं तुम्हें नेक मशवरा देता हूं, किसी को अपना जीवन साथी बना लो और अच्छी जिंदगी गुजारो। ऐसा नहीं करोगी तो मैं हमेशा ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हें ट्रैप करता रहूंगा और तुम्हें एक नई जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दूंगा। वो नहीं मान रही थी। मैंने कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी, चाहे कहीं भी तलाश कर लो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी बात मान लो। कल का दिन तुलू होने तक कोई जीवन साथी पसंद कर लो। अगर तुमने ऐसा किया तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। खुदा हाफिज। वो मुझे आवाजें देती रही। मैं उसके दिमाग में मौजूद था मगर खामोश था। फिर वहां से चलाया। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। आला बीबी हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रख चुकी थी। वो तैयारे के उतरने के बाद अपने बनास्पति माँ बाप के साथ एयरपोर्ट की इमारत में आ गई। मैंने उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की तो उसने सांस रोक ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए बोली, कौन है? मैंने मखसूस कोड वर्ड्स मास्कमैन, सोनिया और पोमी के लिए मुकर्रर कर रखे थे। ये पुरानी बात है। वो कोड वर्ड्स मैंने इस्तेमाल करते हुए कहा, फरहाद ऑन 0 चैनल। वो यकबारगी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो मेरा इंतजार था। मैं समझी तुम अपनी मसरूफियात में भूल चुके होगे। मेरी जान, तुम भूलने की चीज नहीं हो, इसलिए तो पारस के बहाने तुम्हें बुलाया है। एक तीर से 2 शिकार होंगे। तुम्हारी जहानत से मेरे बेटे का भला होगा और तुम्हारी मोहब्बत से मेरा भला। तुम कहाँ हो? पहले मैं मालूम कर लूं कि तुम्हारा बनास्पति बाप रवि सुंदर किस हैसियत से यहाँ आया है। मैं बताती हूँ। वो एक बिजनेसमैन की हैसियत से आया है। भारतीय सरकार को यह नहीं मालूम कि रवि सुंदर का ताल्लुक फ्रांस की इंटेलिजेंस से है। तुम अपने नए वालिदैन के साथ उनकी रिहाइशगाह में जाओ। उसके बाद हम किसी पार्क में अजनबी की तरह मुलाकात करेंगे। फरहाद, अगर मैंने किसी पुरहजूम माहौल में तुम्हें देख लिया तो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बेख्तियार दौड़ती हुई तुम्हारी आगोश में चली आऊंगी। खुदा के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करो जहां हमारे तुम्हारे दरमियान कोई तीसरा ना हो। आला बीबी मेरे मामले में इस कदर जज्बाती हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? सबसे पहले अपने हालात और मामलात पर तवज्जो दो। वो जैसे होश में आ गई, जैसे अचानक नशा टूट गया हो। वो अपने आसपास के माहौल को देखने लगी। मैंने कहा, काम की बात हो जाए। पारस को जहां कैद किया गया है, मैं वहां के तमाम मुसल्ला पहरेदारों तक पहुंच चुका हूं, सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो बोली, अभी थोड़ी देर के लिए तो मेरे दिमाग से गायब थे और मैं अपने माहौल को देख रही थी। तब मैंने रसवंती की सोच की लहरों को महसूस किया। फिर रसवंती के कोड वर्ड्स के मुताबिक उससे राब्ता कायम करते हुए कहा कि मैं उससे 5 मिनट बाद गुफ्तगू करूंगी। लिहाजा तुमसे कहने आई हूं कि अभी मेरे दिमाग में ना हो। 5 मिनट के बाद मेरा दिमाग खुद ब खुद खुला रहेगा क्योंकि रसवंती वहां मौजूद रहेगी।
और तुम्हारी सोच की लहरें महसूस नहीं कर सकेगी। 5 मिनट के बाद यही हुआ। जब मैं आला बीबी के दिमाग में पहुंचा तो रसवंती उसे कह रही थी, आला बीबी, मैंने तुम्हें जहमत दी है मगर मेरी समझ में नहीं आता अपने बेटे को वहां से कैसे निकाल सकती हूँ। तुम इत्मीनान से रहो, जब मुझे तुम्हारी ख्याल ख्वानी की जरूरत होगी तब तुम्हारी मदद तलब करूंगी, वरना अपनी जहानत से पारस को निकाल लाऊंगी। वो हम सब का बेटा है। रसवंती ने कहा, तुम कहां से आगाज करोगी? पारस के अतराफ में जितने मुसल्ला पहरेदार हैं मैं उन तक पहुंचूंगी, फिर तुम्हें उनकी आवाज़ और लबो लहजा सुनाऊंगी। इसके बाद हम एक ठोस और मुस्तहकम मंसूबा बनाकर उस पर अमल करेंगे। फिलहाल तुम मेरे पास से जाओ। रसवंती ने पूछा, तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो? मेरे पास मौजूद रहोगी तो दिमाग का दरवाज़ा खुला रहेगा। कोई भी दुश्मन मेरे अंदर पहुंचकर चोर ख्यालात पड़ सकता है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छी बात है, मैं जा रही हूँ। वक्तन फवक्तन तुम्हारी खैरियत मालूम करती रहूंगी। वो चली गई। आला बीबी के बनास्पति वालदैन रवि सुंदर और उसकी धर्म पत्नी के रिश्तेदार उनका इस्तकबाल करने आए थे। सब एक दूसरे से मिलकर खुश हो रहे थे। आला बीबी जैसी हसीन तरीन बेटी को देखकर बेख्तियार तारीफें करते जा रहे थे। वो 1 घंटे बाद दिल्ली के एक महंगे इलाके की एक बहुत ही शानदार कोठी में पहुंच गई। ये अजीब इत्तेफाक था कि मेरे अंकल दिलपत राय की कोठी के ठीक सामने उनकी कोठी थी। मैंने कहा, यह तो कमाल हो गया, तुम्हें पता है मैं ठीक तुम्हारे सामने वाली कोठी में हूँ। वो खुश होकर बोली, क्या वाकई? हाँ, अभी मैं सामने वाली बालकनी में आकर बता सकता हूँ कि मैंने कौन सा लिबास पहना हुआ है, मगर मैं नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आओगे? इसलिए आला बीबी, ज़हीन और हाजिर दिमाग सही, मगर औरत कहीं जज्बात में आकर उसने दूसरी तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी तो हाथ पांव से अपाहिज हो जाएगी। लिहाजा सब्र से काम लो और मुनासिब वक्त का इंतजार करो। जनाब फरहाद साहब, मैं अल्लड़ दोशीज़ा या नादान छोकरी नहीं हूं कि आपके लिए छलांग लगाऊं और किसी काम की ना रहूं। मैं तो तुम्हारे काम की रहना चाहती हूं। मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं इन मुसल्ला पहरेदारों के दिमागों तक ना पहुंच जाता तो तुम पारस को किस तरह निकाल लाती? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब हूं। फिलहाल तुमसे कोई मदद हासिल नहीं करूंगी। तुम जितने मुसल्ला पहरेदारों तक पहुंच चुके हो उन्हें अपने लिए महफूज रखो। मैं दिखाऊंगी कि पारस को वहां से किस तरह निकाल लाती हूं। तुम्हें आला बीबी की जहानत का इम्तिहान जरूर लेना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, जहानत का मुजाहरा कब करोगी? आज रात तुम्हारे साथ और कल से तुम्हारे बेटे के साथ रहूंगी। तुम हैरानी से देखते रह जाओगे। शाम होने वाली है। मैं अभी तुम्हारे घर से राब्ता कायम कराता हूं और तुम्हें वालदैन समेत यहां बुलाता हूं। मैंने अंकल दिलपत राय से कहा, आप मेरी खुफिया सरगर्मियों को समझते हैं। सामने वाली कोठी में मेरी एक साथी है, वो बाहर से आई है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। वो कौन सी बड़ी बात है? वो लोग अच्छे खासे शनासा हैं, मैं उन्हें अभी इनवाइट करता हूँ। उसने फौरन ही रिसीवर उठाकर राब्ता कायम किया, फिर बड़े ही दोस्ताना अंदाज में कहा, यार तुम्हारे घर आने वाले मेरे मेहमान नहीं हो सकते। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया, अच्छा तो तुम जासूसी करते रहते हो कि मेरे यहाँ कौन आता जाता रहता है। बातें ना बनाओ, अपने मेहमानों को मेरे यहाँ ले आओ, रात का खाना साथ खाएंगे। भाई वो इतने लंबे सफ़र से आए हैं, थके हुए हैं, आज ही उन्हें डिनर पर बुलाना क्या ज़रूरी है? मेरा दिल चाहता है कि तुम सबके साथ मिलकर ज़रा वक्त गुजार लूँ। अच्छा मैं मेहमानों से पूछता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेहमान तो तुम्हारे यहाँ आने के लिए एक पाँव पर खड़े हैं, अभी चले आओ। उसने रिसीवर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, काम बन गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके जरिए उनके दिमागों तक पहुंच गया था और काम बनाता जा रहा था, वरना वो इनकार करने वाले थे। भाई तुम्हारा इल्म बड़े कमाल का है। मेरे इनकम टैक्स का मामला उलझ गया है, क्या तुम सुलझा सकते हो? ये कोई बड़ी बात है, कल दफ्तरी औकात में याद दिलाइए, मैं इधर ख्याल ख्वानी की चुटकी बजाऊंगा, उधर काम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम ने आकर कहा, सामने वाली कोठी से कुछ लोग आए हैं। दिलपत राय ने कहा, उन्हें अंदर ले आओ। मुलाजिम चला गया। मैंने जाते हुए कहा, मैं अपने कमरे में रहूंगा। तो फिर उन्हें क्यों बुलाया है? जिसे बुलाया है वो खुद चली आएगी। मैं जीने पर चढ़ता हुआ ऊपरी मंजिल के बेडरूम में चला गया। आला बीबी अपने माँ बाप और मेज़बान के साथ वहां आई। उस शानदार ड्राइंग रूम को मुस्कुराते हुए देखने लगी जैसे खुश हो रही हो। फिर उसने कहा, बहुत ही खूबसूरत कोठी है। उसके बनास्पति बाप रवि सुंदर के अजीज ने कहा, यह हमारे दिलपत राय जी बहुत ही शौकीन मिजाज हैं, बड़ी खूबसूरती से घर को सजा कर रखते हैं। दिलपत राय ने कहा, बेटी तुम कोठी के दूसरे कमरों को देखना चाहोगी? जरूर देखूंगी। दिलपत राय ने आने वालों से कहा, आप लोग तशरीफ रखें, मैं अभी बेटी को कोठी की सैर कराऊंगा। पहले वो आला बीबी को ग्राउंड फ्लोर के कमरे दिखाता फिरा, फिर जीने पर चढ़ता हुआ ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। आला बीबी ने कहा, अंकल आपको जहमत हो रही है, आप मेहमानों से बातें करें, मैं खुद ही घूम फिर लूंगी। ये कैसे हो सकता है? यह अनजानी जगह और बहुत से कमरे बंद हैं। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, अंकल कुछ तो समझा करें, उसे किसी कमरे को खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेहमानों के पास जाएं प्लीज। वो फौरन ही मुस्कुराता हुआ चला गया। आला बीबी उस कमरे के सामने आई जहां मैं इंतजार कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं उसके लिए तड़प रहा था। एक तवील अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही थी। वह अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को खोल रही थी।
जब मुझ पर नजर पड़ी तो दरवाजे को पूरी तरह खोलना भूल गई। तड़प कर आगे बढ़ी और दौड़ती हुई मेरे फैले हुए बाजू में आकर समा गई। एक अरसे के बाद मिलने वाले पहले एक दूसरे को जी भर कर देखते हैं। ड्राइंग रूम में बैठे हुए मेजबान ने ऊपरी मंजिल की तरफ देखते हुए पूछा, ये हमारी बेटी अब तक क्या कर रही है? रवि सुंदर ने कहा, मालूम होता है राय साहब की कोठी बहुत बड़ी और बहुत गहरी है और वो गहराई में डूबती जा रही है। इस बात पर सब कहके लगाने लगे। रात के खाने के बाद आला बीबी बज़ाहिर मुझसे रुखसत हो गई, लेकिन 3 घंटे बाद वापस चली आई। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसके तमाम मेज़बानों को गहरी नींद सुला दिया। कोई उसे देखने या रोकने वाला नहीं था। मेरी ख्वाबगाह में 0 पावर की ख्वाब आवर हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। टेप रिकॉर्डर से हल्की हल्की मौसीकी उभर रही थी। उसने पूछा, तुमने मुझे बुला दिया था? मैंने कहा, एक खूबसूरत शेर जहन में नक्श रहता है और मौसम के मुताबिक दिल में धड़कता है। आज तुम्हारे धड़कने का मौसम है। आह फरहाद, तुमसे मिलते ही बिछड़ने का खौफ सताने लगता है। मैं तो आदी हो गया हूँ। इधर किसी मुसर्रत के गले लगता हूँ, उधर कोई नई मुसीबत दस्तक देने लगती है। लिहाजा कल की बात कल पर रहने दो। आज की रात जुदाई का जिक्र न करो। ये मेरी आदत है। मुसीबत आए तो खूब लड़ता हूँ, खुशी मिले तो खूब गले लगाता हूँ। ऐसे में सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। अपने हमसफ़र को अपनी ज़ात में गुम कर देता हूँ और खुद उसकी ज़ात में डूब डूब जाता हूँ। हम रात के 3 बजे जागती दुनिया में लौट आए। मैंने कहा, तुमने कहा था आज मेरे साथ और कल मेरे बेटे के साथ, तो तुम्हारा मंसूबा क्या है? वो थोड़ी देर तक चुप रही, मेरी ज़ात में गुम रही, फिर बोली, ये मेरा और रसवंती का मामला है। क्या तुम्हारा पूछना ज़रूरी है? क्या बताना ज़रूरी नहीं है? वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। रसवंती ने पहले सोचा था तुम्हें सरप्राइज़ देगी, अपने बेटे को बहुत काबिल बनाएगी। तुम अचानक अपने काबिल बेटे को देखते तो हैरान रह जाते, रसवंती की तारीफ़ें करते, लेकिन वो मायूस हो गई है। उसे पता चला है कि तुम भी पारस तक पहुंच गए हो। वो पागल है। उसे अपने जीवन साथी से मिलकर बेटे को वहां से निकालने की कोशिश करना चाहिए। मैं उसका मान रखने के लिए, उसकी खुशी पूरी करने के लिए उसे मुखातिब नहीं करता, लेकिन अब उसे राब्ता कायम करना चाहिए। आला बीबी ने बड़े प्यार से एक हाथ मारते हुए पूछा, क्या बीवी ही तुम्हारी तरफ आया करे? तुम बीवी के पास खुद जाओगे तो क्या तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुंचेगी? ये बात नहीं है। मैं रसवंती को दिल जान से चाहता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ। वो मेरे बच्चे की माँ है। मैं एक नहीं 1000 बार उसके पास जाऊंगा। वो रूठेगी, मैं उसे मनाऊंगा। तुम समझती क्यों नहीं? मैं उसका मान रखने के लिए ऐसा करता आ रहा हूं। रसवंती कहती है, जिस तरह शीबा, आमना और सोनिया मिलकर पारस अव्वल की हिफाजत कर रहे हैं और उसे एक काबिल इंसान बनाना चाहते हैं, उसी तरह मैं और रसवंती मिलकर पारस दोम की हिफाजत करेंगे और उसे एक काबिल इंसान बनाकर पेश करेंगे। रसवंती को यह कैसे मालूम हुआ कि पारस अव्वल इस्तांबुल में है? सारी दुनिया को मालूम है, उसे क्यों ना मालूम होता? क्या वो अपने उस बेटे में दिलचस्पी नहीं ले रही? क्या उसे यकीन है कि इस शहर में जो है वही हमारा अपना पारस है और दूसरा नकली है? इस मामले में वो भी उलझी हुई है। सच पूछो तो मैं भी यकीन से नहीं कह सकती। हालात ही साबित कर सकते हैं, वरना कोई असल और नकल की तमीज़ नहीं कर सकेगा। इसका फैसला बाद में होगा। दोनों ही हमारे लिए अहम है। जब तक हकीकत का पता चलेगा, दोनों से गहरी मोहब्बत हो जाएगी। हम उन्हें अपनी औलाद ही समझते रहेंगे और माँ बाप का भरपूर प्यार देते रहेंगे। तुम ये बताओ कि पारस के सिलसिले में क्या करना चाहती हो? जो करने वाली हूं वो ज़रूर बताऊंगी, तुमसे नहीं छुपाऊंगी, लेकिन मेरी इल्तिजा है तुम हमारे दरमियान ना आना। चुपचाप मेरे दिमाग में रह सकते हो और मुझे गाइड कर सकते हो। हम बिस्तर से उठ गए। गुसल करने के बाद बाथरूम में आए। उसने कहा, मैं कम से कम 4 घंटे तक नींद पूरी करूंगी, फिर दिल्ली शहर की सैर को निकलूंगी। यहाँ के अहम मुकामात और अहम शाहराहों को जहन नशीन करना चाहती हूँ। उसके बाद शाम के 4 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पारस से मुलाकात होगी। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो मुस्कुरा रही थी। बाथिंग टब में पहुंचकर साबुन से भरे हुए जाग में डूबकर बैठ गई। रेशमी बदन पर झाग से खेलते हुए बोल रही थी, तुम राजेश को यकीनन जानते होगे। हमारी पुरानी शनासाई है। वह रसवंती के गुरुदेव का बेटा है। रिश्ते में भाई है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब तुमने दिल्ली आने के लिए कहा और मुझे पारस के सिलसिले में तफसीलात मालूम हुई तो मैंने वहीं से प्लानिंग कर ली थी। उसके मुताबिक रसवंती से राब्ता कायम किया तो मैंने कहा, तुम राजेश से मिलकर एक डमी पारस तैयार करो। मैं दिल्ली पहुंचकर इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर पारस को कैद से निकाल लाऊंगी। मैंने ताइद में सर हिलाकर कहा, राजेश हमारे पारस दोम से कई बार मिल चुका है। उसे अच्छी तरह देखता समझता रहा है। उसके कद, उसकी जिसामत, उसके रंगो रूप और उसकी चाल ढाल को खूब समझता है। वो कोशिश करके पारस की एक कामयाब डमी तैयार कर सकता है। वो एक अहम ओहदे पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और इतना वक्त नहीं होता कि वो दिल्ली शहर में एक डमी पारस तलाश करता फिरे। फिर तुम्हारी प्लानिंग का क्या होगा? इन दुश्वारियों के पेश नज़र राजेश बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है। वो डमी के तौर पर अपने बेटे को पेश कर रहा है। अगरचे उसका बेटा पारस से 3 बरस बड़ा है, लेकिन कद में बराबर है, जिसामत भी वैसी ही है। मैंने कहा, यह खतरा मोल लेने वाली बात है। अगर राजेश के बेटे को कुछ हो गया तो? यही बात रसवंती भी कहती है, मगर राजेश बजिद है। वो कहता है बहन के लिए सब कुछ कर सकता है।
मामला पेचीदा है, चलो मान लिया, हम राजेश के बेटे की हिफाजत करेंगे, लेकिन तुम एक डमी के जरिए असली पारस को इतनी कड़ी निगरानी से किस तरह निकालोगी? शाम 4 बजे जब राजेश का बेटा मिलेगा, उसके साथ अपने पारस की तस्वीरें भी मिलेंगी। उसके मुताबिक मैं राजेश के बेटे पर पारस का मेकअप करूंगी। मैंने एतराज करते हुए कहा, वो कोई प्लास्टिक सर्जरी का ठोस मेकअप नहीं होगा, आर्जी मेकअप किसी भी वक्त जाहिर हो सकता है। मुझे चंद घंटों के लिए एक डमी पारस की जरूरत है। जब तक वह डमी मेरे पास होगा, हमारा असल पारस फौजियों की निगरानी में शोर मचाएगा, परेशानी जाहिर करेगा और खुद को राजेश का बेटा कहेगा। दूसरी तरफ रसवंती डमी पारस के दिमाग में मौजूद रहकर उससे हैरतअंगेज हरकतें करवाएगी। पारस को कैद में रखने वाले फौजी अफसरान कश्मकश में मुब्तला हो जाएंगे। बाहर आज़ादी से घूमने वाला डमी पारस ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देगा कि वो उसे असल समझने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ राजेश अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करवा चुका होगा। जब वो हमारे असल पारस के सामने जाएगा तो हमारा पारस राजेश को पिताजी कहता हुआ उससे लिपट जाएगा और कहेगा कि उसका चेहरा बदल दिया गया है। कोई उसके दिमाग में कहता है और कहती है कि वो पारस है। फौजी अफसरान को यकीन करना पड़ेगा कि राजेश के बेटे पर प्लास्टिक सर्जरी की गई है और उसका असल चेहरा वापस लाने के लिए कुछ वक्त लगेगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे इस मंसूबे में खामी नहीं है? पहले खामी थी, अब नहीं है। तुम पारस की निगरानी करने वालों के दिमागों तक पहुंच चुके हो। वहां के चंद सिपाहियों के दिमागों में रहकर यह साबित कर सकते हो कि फरहाद और रसवंती उसके दिमागों में भी पहुंच गए थे और उन्हें थोड़ी देर के लिए गाफिल बना दिया था। इसी गफलत के दौरान वो असल पारस को ले गए थे और राजेश के बेटे को नकली पारस बनाकर छोड़ गए। मैं आला बीबी की प्लानिंग पर खूब तबसरे कर रहा था और हर पहलू से जायजा ले रहा था ताकि कहीं खामी ना रह जाए। प्लानिंग मुकम्मल हो, मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। सुबह होने वाली है, तुम्हें जाना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं जब तक नहीं जाऊंगी टेलीपैथी के जरिए सोने वाले बेदार नहीं हो सकेंगे। हमने एयर कंडीशनर को बंद कर दिया, खिड़कियां खोल दी ताकि बाहर की ताज़ा हवा मिलती रहे। आला बीबी ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर रसमंदी इन पहरेदारों के दिमागों तक पहुंच जाए तो बेहतर होगा और वह तुम्हारे जरिए ही पहुंच सकती है। मैं और आला बीबी खिड़की के पास रूबरू थे। ख्याल खोने के जरिए गुफ्तगू का सवाल ही पैदा नहीं होता था, हम जुबान से बोल रहे थे। उसी वक्त आला बीबी ने सांस रोक ली, एक उंगली से अपने सर की तरफ इशारा किया, मेरे दिमाग में आ जाओ। फिर उसने सांस लेते हुए पूछा, कौन है? रसवंती ने कोड वर्ड्स दोहराई। जवाबन आला बीबी ने कोड वर्ड्स के जरिए रसवंती को समझाया कि वो फरहाद के सामने मौजूद है, लेकिन उसे दिमाग से नहीं जाना चाहिए। रसवंती ने पूछा, कोई ज़रूरी बात हो तो रहूंगी वरना चली जाऊंगी। मैं बहुत अहम बात कहना चाहती हूँ। फरहाद उन पहरेदारों तक पहुंच चुके हैं जो हमारे पारस के चारों तरफ सांप बनकर मौजूद हैं। रसवंती ने बड़ी बेतनाई से पूछा, तो मैं क्या करूं? भाई तुम नाराज हो, मगर इसमें फरहाद का क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है जो उनकी मोहब्बत में मरी जाती हूँ। क्या इनसे इतना नहीं होता कि भूले भटके मेरी खैरियत मालूम कर लिया करें? वो कैसे मालूम करें जबकि तुम अपने पारस को राज में रखना चाहती हो, उसे काबिल बनाकर एक तोहफे के तौर पर सरप्राइज देना चाहती हो। अब वो बात कहाँ रही? मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, फरहाद मुझसे ज्यादा पारस के करीब हो चुके हैं। जैसा कि तुम कह रही हो, वो मुझसे पहले पहरेदारों तक पहुंच चुके हैं। रसवंती, ये तो मियाँ बीवी की नोकझोंक है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पारस के मामले में दोनों को आपस में समझौता करना चाहिए। मैंने कहा, अला बीबी तुम किस समझौते की बात कर रही हो? समझौता वहां होता है जहां दुश्मनी और इख्तलाफात होती हैं। रसवंती एक शरीक हयात और एक महबूबा की हैसियत से अहम है। उसने मेरे लिए पारस जैसे बेटे को जन्म दिया है। उसने मेरी खातिर इस्लाम कबूल किया है। एक ज़माना जानता है कि सोनिया मेरी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, बल्कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन सोनिया से पूछा जाए तो वो कहेगी रसवंती से ज़्यादा किसी की अहमियत नहीं हो सकती, और यह सच है। मेरी आइंदा नस्ल रसवंती की मरहून मिन्नत ही है। ये कहती मैंने रसवंती के दिमाग में पहुंचकर उसे मुखातिब किया, मेरी जान, मैं आ गया हूं। उसने सांस नहीं रोकी, दोनों हाथों से मुंह ढांप कर रोने लगी। फिर कहने लगी, मैं नहीं बोलूंगी, आपसे कभी नहीं बोलूंगी। आप बड़े बेमुरव्वत हैं, हरजाई हैं। आप इतने बेहिस हैं कि अपनी शरीक हयात और अपने बच्चे का एहसास भी नहीं करते। दुनियावी मामलात में दिन रात उलझे रहते हैं। जुराइम की दुनिया में बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों को ललकारना, उन्हें शिकस्त देना मर्दानगी हो सकती है, लेकिन अपनी आइंदा नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए अपनी शरीक हयात से राब्ता रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं माँ हूँ, एक धरती हूँ। अपने बच्चे को अपनी छाती पर सारी उम्र बिठाए रखूंगी। ये कितने अफसोस की बात है। माँ तो ज़मीन बनकर बच्चे के कदमों तले बिछी और बाप आसमान बनकर सर पर साया नहीं कर रहा है। वो कहती जा रही थी, रोती जा रही थी। मैंने थोड़ी देर उसे रोने दिया ताकि वो खूब बोले और दिल की भड़ास निकाल ले। फिर मैंने कहा, यह बहस का मौका नहीं। अभी आला बीबी को यहाँ से रुखसत होना है। उसकी मौजूदगी में अहम फैसला करना है। जहां तक तुमने मुझे बेहिस और हरजाई कहा है तो मैं मानता हूं, लेकिन बेहिसी वाली बात नहीं मानता। मैं दोनों पारस के पास मौजूद रहा हूं। तुम्हारी लाइल्मी में पारस दोम के पास भी आता जाता रहा हूं। उसकी निगरानी करता रहा हूं। एक बाप की तरह उसके लिए रातों को जागता रहा हूं और अहम मंसूबे बनाता रहा हूं, जिसके नतीजे में सख्त पहरे को तोड़ने के काबिल हो चुका हूं। मेरी जान, आंसू पहुंच लो, हम अपने बेटे पारस को इस कैद से निकाल लाएंगे। आला बीबी ने यकबारगी चौंककर खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, फरहाद उधर सामने देखो, कोठी में देखो, वहां फौजी जवान नजर आ रहे हैं।
मैंने सर घुमाकर देखा, सामने वाली कोठी को चारों तरफ से घेरा जा रहा था। मैंने कहा, खतरा है। आला बीबी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा राज फाश हो चुका हो? रसवंती ने मुझसे कहा, आप सामने वाली कोठी में फ़ोन करके मालूम कर सकती हैं। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने जल्दी से वहां पहुंचकर रिसीवर उठा लिया, फिर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से अंकल दिलपत राय की आवाज़ सुनाई दी। बेटे, गजब हो गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ आने वाले मिस्टर रवि ने इतला दी है कि पुलिस और फौज ने मिलकर कोठी का घेराव किया है। शायद वो मिस्टर रवि पर शुबा कर रहे हैं और उनके शुबा करने का मतलब है तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर भी शुबा किया जा रहा है। लिहाजा अपने बचाव की फिक्र करो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की हिफाजत कर लूंगा। आप ये बताएं कि हमारे लिए क्या कर सकती हैं? तुमसे क्या छुपा रह सकता है? मेरी कोठी में एक चोर दरवाज़ा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी की नज़रों में आए बगैर वहां से गुजर सकती है और तुम जहां कहो उसे वहां पहुंचा सकता हूं। आप इस काम के लिए तैयार रहें। किसी वक्त भी मुझे आपके ताउन की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आला बीबी के बनास्पति बाप मिस्टर रवि के दिमाग में पहुंच गया। ऐसे वक्त रसवंती मेरे दिमाग में थी ताकि मैं जाता रहूं। वहां वो उन अफराद के लबो लहजे तक पहुंचती रही। मिस्टर रवि और उनकी बीवी ड्राइंग रूम में थे। कोठी को चारों तरफ से फौजी जवानों ने घेर रखा था। सबके हाथों में स्टेन गन्नें थी। फौजी अफसर कह रहा था, मिस्टर रवि, हमारे अपने ज़राए बहुत मुस्तहकम हैं और बड़े मोतबर हैं। हमें उन मोतबर ज़राए से मालूम हो चुका है कि तुम फ्रांस की इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखते हो और यहाँ सियाहत की गर्ज से आए हो, लेकिन अपने पासपोर्ट और वीज़ा फॉर्म में तुमने अपने खास पेशे का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है तुम इंडियन गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हो। मिस्टर रवि ने कहा, आप गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। क्या इस इल्ज़ाम को साबित कर सकती हैं? हमारी इंटेलिजेंस में नादान बच्चे नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। मैं साबित कर दूंगा कि आप फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के एक जूनियर अफसर हैं। लेकिन ये बात की बात है, हमें तो उस औरत की तलाश है जो आपकी बेटी बनकर यहाँ आई है। मिस्टर रवि ने कहा, वह हकीकतन मेरी बेटी है, मगर कहाँ है? यकीनन अपने बेडरूम में सो रही होगी। क्या ये शरीफ आदमियों को परेशान करने का वक्त है? सुबह के 5 बजने वाले हैं। लोग गहरी नींद सोते हैं और आप ऐसे वक्त हमें परेशान कर रहे हैं। इस परेशानी की बहुत ही खास वजह है। मिस्टर रवि ने पूछा, क्या मैं वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? आप तस्लीम करना चाहें तो कर लें। आपकी बेटी बनकर आने वाली औरत रसवंती है। मिस्टर रवि ने चौंक कर अफसर को देखा, फिर कहा, आप कैसी मज़का खेज बात कर रहे हैं? ये बात आपके लिए मज़का खेज हो सकती है, लेकिन रसवंती कल आपके साथ शाम को यहाँ पहुंची और आधी रात होने से पहले अपने बेटे पारस को सख्त निगरानी से निकाल कर ले गई। उस अफसर की बात ने मुझे चौंका दिया। मैंने आला बीबी को देखते हुए पूछा, ये अफसर क्या कह रहा है? आला बीबी ने कहा, साफ बात कह रहा है। हमारे पारस को इतनी कड़ी निगरानी से कोई निकाल कर ले गया, वो समझ रहे हैं कि रसवंती ने ऐसा किया है। रसवंती ने कहा, मैं तुम लोगों के पास हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना। पता नहीं ये क्या चक्कर चल पड़ा है। मैंने कहा, हो सकता है पारस मौका पाकर वहां से निकल गया हो। हम अभी उसके दिमाग में पहुंचते हैं। मैंने और रसवंती ने बैक वक्त ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए पारस के पास पहुंचने की कोशिश की। जब मैं लफ्ज़ कोशिश इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब होता है ख्याल ख्वानी में नाकामी हो रही है। ऐसे वक्त दो ही बातें होती हैं, या तो वह दिमाग मुर्दा हो चुका होता है या उसे मुकफ्फल किया जा चुका होता है। हम मियां बीवी कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को मुखातिब कर रहे थे। वह चीख चीख कर कह रही थी, फरहाद मेरा बच्चा कहाँ है? मैं उसके दिमाग में क्यों नहीं पहुंच सकती? और मैं रसवंती से पूछ रहा था, पहले तुमने ही उसके दिमाग को मुकफ्फल किया था, फिर क्या हो गया? हम माँ बाप होते हुए भी उसके पास नहीं पहुंच सकते। कौन उसे लिए जा रहा है? ओ खुदाया, कौन उसे अगवा कर रहा है? पहली बार मेरे दिल में दर्द उठा। पहली बार मुझे पता चला, अपना लख्ते जिगर अगवा किया जाए तो माँ बाप के दिल पर कैसी क़यामत गुजरती है। रसवंती की ममता बाउली हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था किस तरह अपने बेटे तक पहुंचे और मैं बड़े से बड़े मार्के में हाजिर दिमागी का सबूत देने वाला बौखला गया, बदहवासी में मुब्तला हो गया। अगर कोई हवास में थी, अगर कोई हाजिर दिमाग थी तो वो आला बीबी थी, और वही हमारे लिए कुछ कर सकती थी। कोई गैर मुतवक्का वाक़या पेश आए तो हम जैसे घाट घाट का पानी पीने वाले किसी तरह बदहवासी में मुब्तला नहीं होते। बड़े हौसलों से गैर मुतवक्का हालात का सामना करते हैं और हाजिर दिमागी से काम लेते हैं, लेकिन औलाद का मामला बड़ा जज्बाती होता है। मेरे और रसवंती के दरमियान एक आला बीबी ऐसी थी जो हाजिर दिमागी से काम ले सकती थी, लेकिन वो भी उलझी हुई थी। सामने वाली कोठी को फौजी जवानों ने घेर लिया था। मिस्टर रवि से इस्तफसार कर रहे थे कि वो औरत कहाँ है जो उनकी बेटी बनकर आई है, और वो बेटी बनकर आने वाली रसवंती ही हो सकती है। आला बीबी ने कहा, रसवंती, तुम्हें सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बेटे के लिए जज्बाती और बाउली हो जाओगी तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। इंशाल्लाह हमारा पारस सही सलामत रहेगा। पहले मेरा प्रॉब्लम हल करो। मालूम करो ये ऑफिसर किन शुभात की बिना पर सामने वाली कोठी को घेरे हुए है और क्यों मुझ पर रसवंती होने का शुबा कर रहे। उसे जहन्नुम में जाने दो। हम तुम पर आंच नहीं आने देंगे। पहले बेटे की फिक्र करो। मैंने कहा, अगर मिस्टर रवि पर शुबा किया जा रहा है तो करने दो, हम बाद में निमट लेंगे। आला बीबी ने कहा, नहीं फरहाद, होश में रहो। अभी तुम दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं इल्तिजा करती हूँ, मुझ पर एतमाद करो। पहले जिस मामले से निमटना है उस पर तवज्जो दो। इस अफसर के दिमाग को पढ़ो। वो मुझ पर रसवंती होने का शुबा क्यों कर रहा है? अगर वो शुबा कर रहा है तो इसका मतलब है तुम्हें उधर का रुख नहीं करना चाहिए। मुझे वहां जाना चाहिए। मुझे मिस्टर रवि की हिफाजत करना चाहिए। इस तरह मेरे यहाँ रहने का ठिकाना महफूज रहेगा।
रसवंती का दिल नहीं मानता था। वो बार बार अपने बेटे के दिमाग में पहुंचने की नाकाम कोशिश करती। मैंने अफसर के दिमाग में पहुंचकर मालूमात हासिल की। पता चला यह आग शार्पर ने लगाई है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। शार्पर को भला कैसे मालूम हुआ कि मिस्टर रवि का ताल्लुक फ्रांस की इंटेलिजेंस से है। मैंने फिर अफसर के दिमाग को कुरीदना शुरू किया। पता चला उसकी आलखवानी करने वाले दोस्त ने उन्हें इतना ही बताया है, लेकिन रवि के फ्रांसीसी जासूस होने का सबूत पेश नहीं किया। मैंने रवि के दिमाग में जाकर कहा, बिल्कुल परेशान ना हो, ये सिर्फ शुबा कर रहे हैं, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं। आला बीबी के मुतल्लिक कह दीजिए, वह हर सुबह वॉकिंग के लिए बाहर निकला करती है, अभी आ जाएगी। मैंने आला बीबी को तमाम बातें सुनाई। उसने कहा, मुझे जाना चाहिए, फिर कभी मुलाकात करूंगी। रसवंती, तुम मेरे दिमाग में मुसलसल रहने का वादा करो, अपने बेटे की फिक्र न करो, फरहाद उसके साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मैं अभी बेटे का सुराग लगाने की कोशिश करता हूँ। शंकर और रानी सरदार ने पारिस की निगरानी की जिम्मेदारी ली थी। वो और हमारे आदमी बारी बारी वहां ड्यूटी देते थे और पहरेदारों के आने जाने का हिसाब रखते थे। मैंने शंकर को मुखातिब किया। उसने एकदम से खुश होकर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपने राब्ता कायम किया। मैं आधी रात से आपके साहबजादे के पीछे दौड़ रहा हूँ। मैंने चौंक कर पूछा, क्या कहा? मेरा पारस तुम्हारी नजरों में है? जी हाँ जनाब, मैं उनके पीछे लगा हुआ हूँ। तुम कहाँ हो? उसने जगह बताई। मैंने कहा, इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूँ। जनाब, इंतजार करना मेरे बस में नहीं। छोटे मालिक एक जगह नहीं रहते। मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उनके कदमों में सर फोड़ने को तैयार हूँ, मगर कदम एक जगह रुकते नहीं। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े और जूते पहनते हुए कहा, परवाह मत करो, पारस के पीछे लगे रहो, मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर वहां तक पहुंच जाऊंगा। मैं तेजी से चलता हुआ कोठी के बाहर आया। कार में आकर स्टीयरिंग सीट संभाली। वो नई कार अंकल दिलपत राय ने खास तौर से मेरे लिए खरीदी थी। इस दौरान शंकर मुझे पारस के हालात बता रहा था। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर गाड़ी स्टार्ट की, फिर तेजी से ड्राइव करता हुआ कोठी के अहाते से निकल गया। शंकर और उसका साथी रंजीत पिछली रात 12 बजे उस बंगले के पास पहुंचे जहां पारस कैदी बनाकर रखा गया था। शाम से आधी रात तक ड्यूटी देने वाले शंभू दादा अपने साथी के साथ चले गए। तकरीबन आधे घंटे बाद शंकर और रंजीत ने एक जगह छुपकर हैरानी से देखा। बंगले के चारों तरफ ऊंची चार दीवारी थी। मेन गेट पर पहरा देने वाले 2 पहरेदार आपस में लड़ पड़े थे। फिर एक ने दूसरे पर फायरिंग की। जो जिंदा बच गया उसने खुद को अपनी ही राइफल से हलाक कर लिया। शंकर और रंजीत को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह टेलीपैथी के जरिए किया जा रहा है। वह समझ रहे थे फरहाद साहब ऐसा कर रहे हैं। उस अहाते के 4 गोशों में 4 ऊंचे मचान बने हुए थे। हर मचान पर 2 मुसल्ला जवान मौजूद रहते, वहां से दूर दूर तक आने जाने वालों पर नजर रखते। अब वो मचान भी वीरान से नजर आ रहे थे। पहरा देने वाले जवान नहीं थे, और अगर थे तो टेलीपैथी के हथियार से खामोश हो गए। फिर शंकर और रंजीत ने हैरानी से देखा, अहाते के खुले हुए मेन गेट पर पारस नजर आ रहा था। वो आराम से चलता हुआ बाहर आया, फिर सीधा एक तरफ जाने लगा। जब जरा दूर निकल गया तो शंकर और रंजीत दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगे। उसे आवाज देने लगे, छोटे मालिक रुक जाइए। उसने रुककर दोनों को देखा, फिर हाथ उठाकर बुजुर्गाना अंदाज में कहा, तुम लोगों ने मुझे छोटे मालिक कहकर दिल खुश कर दिया। बेशक, बड़ा मालिक सिर्फ खुदा है, हम सब छोटे हैं। वो फिर पलट गया और सीधा चलने लगा। शंकर ने कहा, हम आपके सेवक हैं, आपके खिदमतकार हैं। हम आपकी निगरानी और हिफाजत के लिए यहाँ रातों को जागते हैं। वो चलता जा रहा था और हाथ उठाकर कह रहा था, ये बुरी आदत है। इंसान को सोने के वक्त सोना और जागने के वक्त जागना चाहिए। जो जागने के वक्त सोता है वो खोता है, जो सोने के वक्त जागता है उल्लू कहलाता है। रंजीत ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक आप तो पहुंचे हुए हैं, आखिर किस बाप के बेटे हैं? वो बाप का बेटा आराम से चलता हुआ उस कार तक पहुंच गया जिसे शंकर ने दूर एक सड़क के किनारे पार्क किया था। वो पिछली सीट पर बैठकर बोला, पुलिस हेडक्वार्टर चलो। पुलिस हेडक्वार्टर का नाम सुनते ही शंकर और रंजीत बौखला गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? वहां तो आपके लिए खतरा ही खतरा होगा, प्लीज घर चलिए। जो कहता हूं वही करो, उसने ऐसी संजीदगी, रोब और दबदबे से कहा कि शंकर फौरन स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। रंजीत उसके पास वाली सीट पर आ गया। फिर उसने कार स्टार्ट करते हुए जरा ऊंची आवाज में कहा, जनाब फरहाद साहब, आप अपने बेटे के पास मौजूद हैं, कुछ हमसे भी गुफ्तगू करें, हमें भी बताएं ये माजरा क्या है। क्या पुलिस हेडक्वार्टर जाने में आपके साहिबजादे के लिए खतरा नहीं है? मेरे पापा को आवाज ना दो, वो बहुत गमज़दा हैं। किसी रंगीन महफिल में गम गलत कर रहे होंगे। वो दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन हुक्म की तामील कर रहे थे। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ कार ड्राइव करते जा रहे थे। फिर शंकर ने कहा, छोटे मालिक इजाजत हो तो हम एक फ़ोन करके अपने आदमियों से गुफ्तगू कर ले। इजाजत है। उन्होंने एक पब्लिक कॉल ऑफिस के सामने गाड़ी रोक दी। शंकर ने फुर्ती से दरवाजा खोला, फिर वहां से दौड़ता हुआ ऑफिस में गया। फोन के जरिए रानी सरदार से राब्ता कायम करके बोला, हमारे छोटे मालिक आज़ाद हो गए हैं, हमारे साथ गाड़ी में है, लेकिन वो घर चलने पर राजी नहीं। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाना चाहती हैं, हम उनके हुक्म से मजबूर हैं। तुम टेलीफोन के जरिए फरहाद साहब से राब्ता कायम करो, अपने बाकी साथियों को हमारे पीछे लगा दो। भगवान न करे कोई बुरा वक्त आए तो हम सब मिलकर छोटे मालिक की हिफाजत करेंगे। वो फोन करने के बाद दौड़ता हुआ स्टीयरिंग सीट पर आया, कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। रंजीत ने कहा, छोटे मालिक आपके पापा हमें कभी खादिम नहीं समझते, अपने बराबर समझकर बड़ी बेतकल्लुफी से बातें करते हैं। अगर इजाजत हो तो एक सवाल करूं?
इजाज़त है। आप पुलिस हेडक्वार्टर क्यों जा रहे हैं? पुलिस वालों के पास कैसे लोग जाते हैं? रंजीत ने पूछा। जो चोर होते हैं। तुम्हारा जवाब गलत है शंकर चाचा, आप जवाब दें। शंकर ने खुश होकर कहा, वाह छोटे मालिक, आपने मुझे चाचा कहकर मेरा मान बढ़ा दिया है। जवाब यह है कि चोर अपनी मर्जी से पुलिस वालों के पास नहीं जाता, बल्कि चोर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने वाले जाते हैं। पारस ने कहा, शाबाश, यही रंजीत के सवाल का जवाब है। शंकर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब कि आप किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं? उस वक्त वो पुलिस हेडक्वार्टर के करीब पहुंच रहे थे। पारस ने कहा, गाड़ी जरा फासले पर रोको ताकि अपनी गाड़ी के साथ पुलिस वालों को नजर ना हो। गाड़ी रुक गई। रंजीत ने कहा, बहुत चोटें हैं। आपकी रिपोर्ट लिखाने पर पुलिस वाले यकीन नहीं करेंगे, फिर आप किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे? पारस ने उन दोनों को बारी बारी देखा, फिर कहा, तुम दोनों के खिलाफ। तुम अपने आदमियों के साथ पिछली 2 रातों से मेरी निगरानी कर रहे हो। मैं वहां से फरार हो गया हूं, लिहाजा मेरे फरार होने में तुम दोनों का हाथ है। पुलिस वालों का फर्ज है कि वो तुम्हें गिरफ्तार कर लें। फिर उसने कार का दरवाजा खोलकर बाहर आते हुए कहा, इंतजार फरमाओ। उसने दरवाजे को एक झटके से बंद किया, फिर पुलिस हेडक्वार्टर के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। शंकर और रंजीत ने जल्दी से कार से निकलकर पीछे आते हुए कहा, जनाब जरा ठहरिए, आप हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं। हम आपके पापा के खास बंदे हैं, आपकी खिदमतगार हैं, फिर आप हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने क्यों जा रहे हैं? उसने जवाब नहीं दिया। शंकर और रंजीत की समझ में यही आया कि बच्चा नादान है, बचकाना हरकतें कर रहा है। बड़ों का फर्ज है उसे गलती से रोका जाए, लिहाजा उन्होंने दौड़ते हुए आकर दोनों तरफ से पकड़ लिया, बल्कि जकड़ लिया। फिर उसे उठाकर कार की तरफ दौड़ते हुए बोले, नहीं मालिक, हम आपको नादानी नहीं करने देंगे। आप खामोशी से कार में बैठ जाइए और हमारे साथ चलिए। उन्होंने पारस को पिछली सीट पर लाकर डाल दिया। दोनों अगली सीट पर आ गए। कार स्टार्ट की, फिर आगे बढ़ गए। पारस ने कहा, रंजीत, तुम्हारी पतलून की पिछली जेब में छोटी सी नोटबुक और एक पेंसिल है, जरा मुझे दो। रंजीत ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, समझ गया, आपके पापा आपको हमारे बारे में बता रहे हैं। मैंने पिछले 24 घंटों से अपने पापा की आवाज़ नहीं सुनी, बहरहाल ये मुझे दो। रंजीत ने जेब से नोटबुक और पेंसिल निकाल कर दी। जरा आगे जाकर शंकर ने कार रोक दी, फिर कहा, मैं जरा पान लेकर आता हूँ। वो सामने वाली दुकान में गया। जब वापस आया तो पिछली सीट की तरफ देखकर चौंक गया। उसने रंजीत से पूछा, छोटे मालिक कहाँ हैं? रंजीत ने पलट कर देखा, फिर घबरा कर कहा, हे भगवान, ये हमारे छोटे मालिक कहाँ चले गए? मैं तो यहीं बैठा हुआ था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पिछली सीट पर नोटबुक खुली हुई रखी थी। उन्होंने उठाकर देखा, उसमें लिखा था, इसे पढ़ते वक्त यकीन कर लो, मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच चुका हूं और तुम दोनों खतरे में हो, लिहाजा भागो यहां से। वो भागने वालों में से नहीं थे, सही मायनों में वफादार और जानिसार थे। उन्होंने अहद कर लिया, चाहे खुद को कानून के हवाले करना पड़े, लेकिन वो छोटे मालिक को अपनी नज़रों में रखेंगे। थोड़ी देर इंतजार करेंगे, अगर वो बाहर ना आए तो पुलिस हेडक्वार्टर में घुस जाएंगे। उस वक्त तक रानी सरदार और शंकर के दूसरे साथी मोटरसाइकिलों पर वहां आ गए। उनके पास 4 मोटरसाइकिलें थीं। दूर ही दूर से छोटे मालिक की निगरानी करने और ताक़ुब करते रहने का यही तरीका मुनासिब था कि वो सब मोटरसाइकिलों पर सवार रहते। तमाम मोटरसाइकिलों में उम्दा किस्म के साइलेंसर लगे हुए थे। ड्राइव करते वक्त शायद खुद को आवाज़ सुनाई देती हो, लेकिन आसपास से गुजरने वाले उन मोटरसाइकिलों की आवाज़ नहीं सुन सकते थे। दूसरी तरफ रानी सरदार ने टेलीफोन के जरिए मुझसे रब्ता कायम करने की कोशिश की। उसे मालूम था मैंने अंकल दिलपत राय के यहाँ क्याम किया, लेकिन पता चला दिलपत राय के यहाँ फ़ोन ख़राब हो गया है। वो रब्ता कायम नहीं कर सकती थी। इससे पहले मैंने रानी सरदार को अच्छी तरह समझा दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड आला बीबी यहाँ पहुँच जाए तो वो मेरी तरफ रुख ना करे। वो तजब्जुब में रह गई थी, मेरे हुक्म के खिलाफ मेरी तरफ नहीं आ सकती थी। इसी इंतज़ार में रह गई कि शायद मैं उससे रब्ता कायम करूं। मैं शंकर और रानी सरदार के ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकता था कि आधी रात के बाद से पारस किस तरह भटकता रहा और किस तरह उन सबको घन चक्कर बनाता रहा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो पुलिस हेडक्वार्टर क्यों गया था। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई, मैं उसे बयान कर रहा हूँ। वो सीधे रास्ते से हेडक्वार्टर में नहीं गया, दीवार फलांग कर अंदर पहुंचा। पहरेदारों से सामना होता तो ख्वामख्वाह बात पड़ती। फिर बड़े पापड़ बेलने के बाद मंगल पांडे तक पहुंच जाता। जब वो मंगल पांडे के पास पहुंचा तो वो छोटे से बंगले के एक बेडरूम में खराटे ले रहा था। आप जानते हैं इस्तांबुल में पारस अव्वल किस तरह सोनिया की हिकमत अमली, शीबा की टेलीपैथी और आमना की ट्रेनिंग के जरिए कारनामे अंजाम देता आ रहा है। आप ये भी समझ चुके होंगे कि दिल्ली में पारस दोम के दिमाग को कोई दुश्मन कंट्रोल कर रहा होता तो वो उसे इतनी आज़ादी से इतनी देर तक जिंदगी की सांस लेने ना देता, फौरन हलाक कर देता या दुश्मनों की कैद से निकलने का मौका ही ना देता। लिहाजा ये बात बिल्कुल साफ है कि पारस दोम के दिमाग में भी शीबा मौजूद थी और ये चालें शीबा के पीछे बैठी हुई सोनिया चल रही थी। दास्तान आगे बढ़ाने से पहले एक और वजाहत कर दूं। जब मुझको रसवंती और आला बीबी को मालूम हुआ कि पारस सख्त निगरानी के बावजूद बंगले से निकल चुका है तो हम मियाँ बीवी ने उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की थी और नाकाम रहे थे। बाद में पता चला शीबा ने पारस दोम को कैद से निकालने से पहले उस पर तनवीमी अमल किया और उसके दिमाग को 7 घंटे के लिए मुकफ्फल कर दिया। इसका मकसद ये नहीं था कि मुझे और रसवंती को परेशान करे,
बल्कि वो शार्पर को पारसदोम से दूर रखना चाहती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि शीबा और सोनिया पारसदोम तक कैसे पहुंच गईं? कैसे पारसदोम की आवाज़ और उसके लबो लहजे को सुन लिया? दरअसल बाबा साहिब का दारा हम सब के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की हैसियत रखता है, जहां दुनिया जहां के उलूम से ताल्लुक़ रखने वाली किताबें भी हैं, ऑडियो कैसेट भी हैं और वीडियो कैसेट भी हैं, जिनके ज़रिए हम बड़ी अहम मालूमात हासिल करते रहते हैं। बाबा फरीद वास्ती के हयात में ही यह तय पा गया था कि मैं और रसवंती जितने दोस्तों और दुश्मनों की आवाज़ें और लबो लहजे सुनते हैं, उन सबको ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करवा के बाबा साहिब के दायरे में महफूज कर दिया करें। बाबा साहिब की इस हिदायत पर अमल होता रहा था। जहां बहुत से दुश्मनों और दोस्तों की आवाज़ें रिकॉर्ड की गई थी, वहां राजेश की आवाज़ भी बाबा साहिब के दायरे में मौजूद थी। शीबा ने जनाब शेख अल फारस से दरख्वास्त की थी कि उसे राजेश की आवाज़ सुनाई जाए। लिहाजा आवाज़ सुना दी गई और वह राजेश के लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके पास पहुंच गई। फिर उसके ज़रिए पारस के दिमाग को छूने में क्या देर लग सकती थी, और अब वो उसी के दिमाग में थी। बहरहाल ये बात वाज़ेह हो गई कि पारसदोम मंगल पांडे के बंगले तक पहुंच गया था। दरवाजे अंदर से मुकफ्फल थे, लेकिन उन्हें खोलना कौन सी बड़ी बात थी। पांडे ने खराटे लेने के बावजूद नींद की हालत में उठकर तमाम दरवाजे खोल दिए, पारसदोम को अंदर आने का मौका दिया, फिर वापस बिस्तर पर आकर चारों शाने चित होकर उसी तरह खराटे लेने लगा। पारस ने थोड़ी देर तक उसे देखा, कुछ सोचा, फिर बिस्तर पर चढ़कर करीब आया और उसके पेट पर बैठ गया। पांडे नींद की हालत में था, उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, पेट पर काफ़ी वजन रखा हुआ था। अचानक उसकी आंख खुल गई। पारस ने उसे घूर कर देखा, वो नीम ख्वाबीदा सा और नीम बेदार सा था। ऐसे में पारस ने कहा, मैं हूं यमराज यानी मलिकुल मौत। वो एकदम से साकित हो गया, जैसे मलिकुल मौत ने उसके पेट पर सवार होते ही रूह कब्ज कर ली। उसने फौरन ही आंखें बंद कर लीं। पारस ने कहा, आंखें बंद करने से दुनिया उजल हो सकती है मगर ख़त्म नहीं हो सकती, हकीकत अपनी जगह रहेगी। उसने पट से आंखें खोल दी, खौफजदा होकर बोला, तुम कौन हो? मेरे पेट पर क्यों सवार हो गए? देखो मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं कर सकता, सब मुझे। पारस ने बात काट कर कहा, लोग तुम्हें कुछ भी समझते हो, दुनिया का बड़े से बड़ा शहजोर मौत के सामने घुटने टेक सकता है। मेरी सांस रुक रही है, भगवान के लिए मेरे पेट को आज़ाद कर दो। पारस ने वहां से उठकर पूछा, क्या तुम्हारे महाज्योतिषी ने यह नहीं बताया कि मौत किसी वक्त भी तुम पर छापा मार सकती है? वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने पिछले 24 घंटों से महाज्योतिषी धनराज को बुला दिया, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। उसे अपने साथ रखता हूं तो किसी न किसी औरत से लात जूते खाता हूं। ये मेरे हाथ की लकीरें बड़ी ही जूताखोर हैं, पता नहीं मैं कैसा मुकद्दर लेकर पैदा हुआ हूं। तुम तो मुकद्दर के सिकंदर हो, क्या फरहाद अली तैमूर को गिरफ्तार नहीं करोगे? वो एकदम से हड़बड़ा कर बैठ गया, फिर बोला, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कहाँ है फरहाद? ये तुम्हारे सामने इतना लंबा चौड़ा फरहाद खड़ा है और तुम्हें नजर नहीं आता? पांडे ने उसे सर से पांव तक देखते हुए पूछा, तुम फरहाद अली तैमूर हो? ताज्जुब है, आज तक ना किसी ने मुझे बताया और ना ही ये मालूम हो सका कि बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाला फरहाद अली तैमूर 3 फुट का आदमी है। मैं 3 फुट से भी छोटा हूं। आदमी खुद को जितना छोटा बनाकर रखेगा, इल्म हुनर की दुनिया में उतना ही कद्यावर होता जाएगा। पांडे तेजी से चलता हुआ अपनी वर्दी की तरफ गया। हैंगर में वर्दियों के साथ एक हथकड़ी रखी हुई थी। वो उसे उठाते हुए बोला, अगर तुम फरहाद अली तैमूर हो तो हाथ सामने लाओ, मैं हथकड़ी पहनाऊंगा। पहले अपने हाथ की लकीरें किसी को दिखाओ, वो बताएगा तुम इतने करीब होने के बावजूद गिरफ्तार कर सकते हो या नहीं। क्या फरहाद अली तैमूर इतना अहमक है कि तुम्हारे पास हथकड़ी पहनने के लिए चलाएगा? उसने एक सर्द आ भरकर कहा, आह मेरे दोस्त धनराज, तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ, मेरे हाथ की लकीरें देखो, मुझे बताओ, मैं उस बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले मुजरिम को गिरफ्तार करके बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर सकता हूं या नहीं? अगर तुम्हारा महाज्योतिषी मौजूद होता तो वो बताता कि फरहाद को गिरफ्तार कर सकते हो, मगर तुम्हें सख्त आजमाइशों से गुजरना होगा। मैं किसी भी आजमाइश से जान देकर भी गुजर सकता हूँ। कैसी अहमकाना बातें करते हो, जान दे दोगे तो आजमाइश से कैसे गुजरोगे? अकल की बात करो। उसने आजिज़ी से कहा, ए भाई, एक बालिश्त के फरहाद, मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो? क्या फरहाद ऐसा हो सकता है? अगर मैं दुनिया वालों से पूछूंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम फरहाद के अंदाज में मेरे पास आई और मेरे पेट पर चढ़कर बैठ गए थे। क्या तुम्हें पता है, आज तक किसी ने मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं की और तुम मेरे पेट पर चढ़कर बैठ गए। मेरा नाम मंगल पांडे है, सब मुझे उल्लू का पट्टा कहते हैं। पारस ने उसकी बात मुकम्मल कर दी। वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए बोला, यू शट अप। वो उस पर हमला करना चाहता था, दोनों बाजू फैलाकर उसे दबोचना चाहता था, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आया। उसने सर झुकाकर देखा तो बच्चा फरहाद जमीन पर बैठ गया था और फिसलता हुआ उसकी टांगों के दरमियान से गुजरता हुआ पीछे चला गया। उसने पलट कर पूछा, सच सच बताओ कौन हो तुम? तुम पुलिस हेडक्वार्टर में हो, यहाँ के रिकॉर्ड रूम में जाओ या अपने आला अफसर से राब्ता कायम करके मालूम करो। क्या फरहाद अली तैमूर के बेटे पारस को खुफिया तौर पर कैदी बनाकर रखा गया था? और अगर रखा गया था तो वो 5 बरस का बच्चा अब कहाँ है? तब मालूम होगा वो तुम्हारी यानी मंगल पांडे के सामने है। पांडे का मुंह हैरत से खुल गया। उसने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझसे क्यों पूछते हो? अपने आला अफसर से पूछो। मैं अभी मालूम करता हूँ, कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे। मेरी फिक्र ना करो, अगर मुझे मेरे पापा को गिरफ्तार करना चाहते हो तो कह चुका हूँ।
तुम्हें सख्त आजमाइशों से गुजरना होगा। आखिर वो कैसी आजमाइशें होंगी, जरा जल्दी बताओ। मैं अपने आला अफसरान को तुम्हारे मुतालिक इतला देकर चौंका देना चाहता हूँ। वो भी क्या याद करेंगे कि मंगल पांडे कैसी ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर लेता है। सारी दुनिया फरहाद के पीछे और पांडे उसके बेटे तक पहुंच चुका है। प्लीज जरा जल्दी आजमाइशों के सिलसिले में वजाहत करो। तुम्हें अपनी दिलेरी का सबूत देना होगा। उसने घुंसा तानकर कहा, मैं खुद को दिलेर साबित कर दूंगा। तुम्हें इसी घुंसे के जरिए इंतकाम लेना होगा। जरूर लूंगा, लेकिन किस बात का इंतकाम? ये कितने शर्म की बात है। औरतों ने सरेआम तुम्हारे मुंह पर तमांचे मारे और तुम मार खाते रहे। अब तुम ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। उन्होंने तुम्हें तमांचे मारे, तुम घून से मारोगे। वो एकदम से गड़बड़ा कर बोला, अरे ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। उन्हें घून से मारूंगा तो क्या लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे? जिस बात पर अमल करना मुश्किल हो बल्कि नामुमकिन हो, उसी को आजमाइश कहते हैं। फिर तुम ऐसी वैसी औरत को घूंसा नहीं मारोगे, बल्कि किसी बड़े अफसर की बीवी को, किसी सियासी लीडर की घरवाली को, किसी बहुत बड़ी फिल्म स्टार को एक घूंसा जरूर मारोगे। उसके बाद ही फरहाद और उसका बेटा तुम्हारे काबू में आएगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तो अभी तुम्हें काबू में कर सकता हूं। अभी तुम्हारी गर्दन दबोच सकता हूं। वो बिस्तर से उठकर पारस पर हमले के अंदाज में बढ़ा। उधर पारस ने उसे घूंसा मारने का अंदाज इख्तियार किया। दूर ही से एक घूंसा चलाया। पांडे को ऐसा लगा जैसे वो घूंसा उसके दिमाग पर पड़ा हो। उसका भेजा हिलकर रह गया। ऐसी तकलीफ हुई जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। जब सर की तकलीफ में कमी महसूस हुई तो उसने दूर खड़े हुए पारस को देखते हुए सोचा, आखिर यह लड़का कितना ताकतवर है। एक घूंसा चलाया और मैं तड़प कर रह गया, जैसे मेरी खोपड़ी पर क्यामत गुजर गई हो। लेकिन यह अजीब बात है, इसके घूंसे की चोट मेरे जिस्म पर, मेरे सर पर महसूस नहीं हुई, बल्कि सर के अंदर महसूस हुई। फिर उसे ख्याल आया वो एक बच्चे के मुकाबले में फर्श पर गिर पड़ा है। उसने जल्दी से उठते हुए पूछा, क्या तुमने सचमुच घूंसा मारा था? फिर मारकर यकीन दिलाऊं? वो जल्दी से पीछे हटकर बोला, नहीं नहीं, तुम ये बताओ क्या भला हो? मैं तुम्हारी मौत भी हूं और जिंदगी भी। तुम्हें फैसला करना होगा। क्या मेरे पापा फरहाद अली तैमूर को गिरफ्तार करना चाहते हो? यह शर्त बहुत कड़ी है। लोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जान की बाजी लगाते हैं, अपना तमाम सरमाया खर्च करते हैं, अपने सारे जराए इस्तेमाल करते हैं और बाजी हार जाते हैं। तुम्हें तो सिर्फ औरतों के सामने दलेरी दिखाना है। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसी दलेरी नहीं दिखाऊंगा। मैं फरहाद अली तैमूर को गिरफ्तार नहीं करूंगा। तो फिर मुझे बेटा बना लो। पांडे ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मुझे एक महफूज पनाहगाह की तलाश है। मैं तुम्हारा बेटा बनकर महफूज रह सकता हूं। यह मुमकिन नहीं। यहां लोग मेरे तमाम बच्चों को जानते और पहचानते हैं। तुम्हारी इस बीवी के बच्चे को कोई नहीं जानता, जिसे तुमने दुनिया वालों की नजरों से छुपा कर रखा है। वो गड़बड़ा कर बोला, तुम बालिश्त भर के छोकरे मेरी दूसरी बीवी के मुतल्लिक क्या जानते हो? जो मेरे पापा जानते हैं वो मैं जानता हूं। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। एक जवाब दो, मुझे बेटा बनाओगे या नहीं? इनकार करोगे तो खोपड़ी हिला कर रख दूंगा। पुलिस वाले सुबह तक यहां तुम्हारी लाश देखेंगे। वो बुरी तरह सहमा हुआ था। पीछे हटकर दीवार से लग गया। फिर वह हिचकिचाते हुए बोला, मेरी दूसरी बीवी से कोई बच्चा नहीं है। तुम उसके बच्चे कैसे बन सकते हो? तुम्हारी बीवी के बच्चा हुआ था लेकिन मर गया। लिहाजा जिस तरह तुमने बीवी को छुपा कर रखा, उसी तरह दुनिया वालों से कह सकते हो कि बच्चे को भी छुपा कर रखा था। जहां वो रहती है उस मोहल्ले के लोग जानते हैं उसका इतना बड़ा बच्चा नहीं। वो दिल्ली से 20 मील दूर शिवपुर नामी गांव में रहती है। उसका नाम चंपाबाई है। अब वो दिल्ली आकर रहेगी, मैं उसके साथ रहूंगा। यहाँ के लोगों को तस्लीम करना होगा कि मैं चंपाबाई का बेटा हूँ। और जिन हालात में इंसान गधे को बाप बना लेता है, तुम उसी तरह मेरे बाप बने रहोगे। वो बड़ी बेबसी से बोला, यूं आसमान से टपकने वाला बेटा मैंने पहली बार देखा है। ये तो सोचो मेरी आमदनी महदूद है। मैं चंपाबाई को दिल्ली में रखकर उसके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। चंपा को यहाँ बुलाकर रखने और उसके माहाना अखराजात के सिलसिले में कम से कम 11,000 रुपये खर्च होंगे। क्या तुम ये रकम मुझे दे सकते हो? वर्दी पहनकर बाहर निकलो, रास्ते में तुम्हें 20,000 रुपये मिल जाएंगे। उसने हैरानी और बेयकीनी से पारस को देखा, फिर कहा, समझ गया, तुम्हारे पापा मुझे वो रकम कहीं से दिलाएंगे। चलो मैं आजमा लेता हूँ। वो अपनी वर्दी हैंगर से उतारते हुए बोला, दूसरे कमरे में जाओ, मैं लिबास तब्दील कर लूँ। मगर हमें कितनी दूर जाना होगा? हम शिवपुर जाएंगे। वहां से मैं अपनी माँ के साथ आऊँगा और आप हमें लेकर आएंगे। क्या मैं इतनी रात को यहाँ से 20 मील दूर जाऊँगा? क्या 20,000 मुफ्त में हासिल करना नहीं चाहते? अच्छा, मैं वर्दी पहन रहा हूँ, तुम बाहर जाओ। पारस दूसरे कमरे में आ गया। मंगल पांडे ने दरवाजे को अंदर से बंद करके सोचा, यह अच्छा मौका है। मुझे पिछले दरवाजे से निकलकर मुसल्ला सिपाहियों को साथ लाकर फरहाद के बच्चे को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसके दिमाग में एक पराई सोच पैदा हुई। फरहाद और उसके साथियों को गिरफ्तार करना इतना ही आसान होता तो अब तक वो मर खप गए होते। फिर पारस तो उसका बेटा है, मुमकिन है मैं उसे हाथ भी ना लगा सकूं, मेरे सिपाही भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकें। पांडे ने इस ख्याल को दिमाग से झटक कर कहा, यह कैसे मुमकिन है? जब मुसल्ला सिपाही होंगे, चारों तरफ राइफलें तानकर उसे भागने का रास्ता नहीं देंगे, तो वो कैसे गिरफ्त में नहीं आएगा? वो सोचता हुआ पिछले दरवाजे से निकल गया, लेकिन इसी सोच में बहता हुआ अगले दरवाजे से फिर अपने बंगले में दाखिल हो गया। उसे पता ही ना चला। दूसरे कमरे में पारस बैठा हुआ था। उसे देखते ही ठिठक गया। फिर वो खसियानी हंसी हंसते हुए बोला, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया।
पारस ने कहा, ताज्जुब है, तुम वर्दी पहनने वाले थे, सिर्फ अंडरवियर में नजर आ रहे हो। वो हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं जरा काम से बाहर गया था, अब वर्दी पहन कर आता हूँ। वो तेजी से चलते हुए अपने कमरे में गया। दरवाजे को अंदर से बंद करके सोचने लगा, ये कैसे हो गया। मैं पिछले दरवाजे से निकलकर सिपाहियों के पास जाना चाहता था, अगले दरवाजे से फिर अपने ही बंगले में कैसे आ गया। वो सोचने के दौरान वर्दी पहनता रहा। पूरी तरह तैयार होने के बाद उसने सोचा, दरअसल मुझे इस तरह अफसराना अंदाज में सिपाहियों के पास जाना चाहिए। मैं भी कैसा अहमक हूं, अंडरवियर में निकल गया था, अब मुझे जाना चाहिए। वो कमबख्त बालिश्त भर का बच्चा दूसरे कमरे में है, वहां से सीधा हवालात पहुंच जाएगा। वो दबे कदमों चलता हुआ पिछले दरवाजे को खोलकर बाहर निकला। उसे 2 मुसल्ला सिपाही नजर आए। उन्होंने अपने अफसर को देखते ही अलर्ट होकर सलूट किया। उसने हुक्म दिया, मेरी जीप सामने दरवाजे पर लाओ। दोनों सिपाही वहां से चले गए। वो बंगले के पिछले हिस्से से टहलता हुआ अगले हिस्से में आया। सामने ही बरामदे में पारस खड़ा हुआ था। एक सिपाही जीप ड्राइव करता हुआ आ गया। पांडे ने कहा, आओ बेटे, हम चलते हैं। सिपाही स्टीयरिंग सीट से उतर गया। पांडे ने वो सीट संभाली। पारस उसके पास आकर बैठ गया। फिर वो जीप वहां से आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई हेडक्वार्टर से बाहर आई। जरा दूर निकलने के बाद पांडे ने जीप रोक दी। एकदम से चौंक कर अपने आसपास देखा, फिर सोचने लगा, मैं यहां कैसे आ गया। मैंने बंगले के पिछले हिस्से में 2 मुसल्ला सिपाहियों को देखा था, लेकिन मैं इस बच्चे के साथ जीप में बैठकर यहां तक आ गया हूं। हे भगवान, अब मेरी समझ में आ रही है, सब टेलीपैथी की शरारतें हैं। मैं जब भी पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश करूंगा, अगले दरवाजे से इसी बच्चे के पास आ जाऊंगा। और अब तो बंगले से आ गया हूं। जहां उसने अपनी जीप रोकी थी, वहां से चंद कदम के फासले पर शंकर और रानी सरदार एक कार में बैठे हुए थे। उनके आसपास दूर तक मोटरसाइकिलों पर उनके आदमी सवार थे, ताकि पारस निकले तो उसका ताकुब हो जाए। वो बड़ी हैरानी से उसे पुलिस अफसर के साथ देख रहे थे। वो जीप चंद कदम के फासले पर रुक गई और वह जीप से उतरकर उन्हीं की तरफ आ रहा था। पहले तो वो परेशान हो गई, कहीं ऐसा ना हो ये सचमुच उन्हें पुलिस वालों के हवाले कर दे। लेकिन अपने देवता यानी मुझ पर एतमाद था। मैं उन्हें किसी भी मुसीबत से मक्खन के बाल की तरह निकाल सकता था। लिहाजा वो बैठे रहे।